अर्जुन देव ने अपने धातु के पदक को देखा। उस पर 15 शब्द उकेरे गए थे। ये एक औसत रैंकिंग थी। डोंग डोंग डोंग। जैसे ही समूह कुश्ती के रिंग के मार्ग से बाहर निकला, उन्होंने ढोल की आवाज सुनी जिसने उनके दिलों को हिला दिया। ढोल गड़गड़ाहट की तरह लग रहे थे, लयबद्ध रूप से धड़क रहे थे। ये अज्ञात था कि ये ड्रम किस चीज से बने थे, लेकिन ध्वनि गुंजायमान और भव्य थी। इसने सभी के खून की लहर और उनकी लड़ाई की भावना को ऊंचा कर दिया। उन्हें लगा जैसे उनके खून में आग लग गई हो। अर्जुन देव ने ऊपर देखा और पाया कि कुश्ती की अंगूठी के चारों ओर 4 ऊंचे टावरों से ढोल आ रहे हैं। इन ढोलों की आवाज से भीड़ का माहौल पहले ही हिल चुका था। भीड़ बहुत उत्साहित थी और अनंतहीन रूप से बढ़ रही थी। ये पीक ग्रेड हेवनली टून वॉर ड्रम है। ऐसा कहा जाता है कि ये 1000 साल पुराने बाढ़ ड्रैगन रैंक 10 स्पिरिट बीस्ट की चमड़ी और टेंडन से बना है। ड्रम की आवाज के साथ ये किसी की लड़ाई की भावना को उत्तेजित कर सकता है और सामान्य से भी अधिक युद्ध कौशल के साथ फूट सकता है। उत्कृष्ट प्रतिभाएं जो अपना सामान जानती थीं, वो सभी आश्चर्य से चिल्ला उठीं। 1000 साल पुराना बाढ़ ड्रैगन एक चोटी मार्शल ऋषि की तरह मजबूत था। इसके अलावा ये सर्वशक्तिमान था। एक को ढूंढना बहुत मुश्किल था। भूरे रंग के वस्त्र पहने बूढ़े ने मंद मंद मुस्कुराकर कहा, ये हेवनली टोन वॉर ड्रम नहीं है, ये सुपीरियर ग्रेड गोल्डन कॉल्ड्रन वॉर ड्रम है। इसका कार्य हेवनली टोन वैली की तरह है, लेकिन इसका प्रभाव बहुत कमजोर है। आप हेवनली टोन वॉर ड्रम को बाहर लाने के योग्य नहीं है। केवल रैंक एस कुश्ती के रिंग ही हेवनली टोन वॉर ड्रम को बाहर लाएंगे। ढोल की आवाज और भी तीव्र हो गई, लेकिन बूढ़े ने और कुछ नहीं कहा। नंबर 1 कौन है? जल्दी से आगे आओ। भीड़ में से एक युवा किसान ने एक गहरी सांस ली और दर्शक स्टैंड से बाहर कूद पड़ा। ढोल बजाना तुरंत बंद हो गया। युवा किसान ने दर्शक स्टैंड को मुट्ठी में बांधकर सलामी दी और ऊंची आवाज में कहा, ग्रेट चू नेशन के पर्पल ब्रिलियंट संप्रदाय के प्रमोद आपका मार्गदर्शन चाहते हैं। दर्शक में हजारों कल्टीवेटरों की निगाहें तुरंत प्रमोद पर केंद्रित हो गईं। असंख्य इंद्रियां उस पर निर्देशित थीं। कुछ लोगों ने अपने होश वापस ले लिए और तिरस्कार में सिर हिलाया। कुछ लोग रुचि रखते थे और कुछ लोग ये तय कर रहे थे कि नीचे जाकर लड़ना है या नहीं। शिव। कुछ ही समय बाद एक गंजा किसान अपनी पीठ पर तलवार के साथ दक्षिण में दर्शक स्टैंड से उड़ गया। जब वो उतरा तो उसने आवाज नहीं की। स्पष्ट रूप से अपनी ताकत पर इस व्यक्ति का नियंत्रण पहले ही एक निश्चित स्तर तक पहुंच चुका था। अर्जुन देव ने इस गंजे किसान की खेती जांची। वो एक सुपीरियर ग्रेड मार्शल किंग थे, हालांकि उनकी आभा अत्यंत विशाल थी। इस व्यक्ति ने शायद एक सुपीरियर ग्रेड अर्थ रैंक की खेती तकनीक की खेती की होगी। वो काफी मजबूत होना चाहिए। उन दोनों ने मुट्ठी बांधकर सलामी देने के बाद तुरंत लड़ाई शुरू कर दी। इसी समय ढोल अचानक बजने लगे। फिर युद्ध की लय के अनुसार ढोलों में उतार चढ़ाव हुआ। उन्होंने दर्शकों के दिल की धड़कनों को कसकर पकड़ लिया, जिससे हजारों दर्शक ढोल बजाने से प्रभावित हुए। उन्होंने लड़ाई के साथ एक अमूर्त संबंध बनाया। ऐसा लग रहा था जैसे वो लड़ाई में हो। 15 मिनट तक लड़ाई चली। प्रमोद ने गंजे कल्टीवेटर को आसानी से हरा दिया। लड़ाई बहुत सामान्य थी, इसमें कुछ खास नहीं था। गंजे कल्टीवेटर के उतरने के बाद वो निराश होकर अर्जुन देव के पास गया। फिर उसने भूरे रंग के वस्त्र पहने बूढ़े व्यक्ति को 150 मीडियल ग्रेड स्पिरिट स्टोन सौंपे। भूरे रंग के वस्त्र पहने बूढ़े व्यक्ति ने समझाया, चुनौती देने वाले को चुनौती देने वाले के स्पिरिट स्टोन रिवॉर्ड का आधा सौंपना होगा। यदि वो जीतता है तो उसे 300 मीडियल ग्रेड स्पिरिट स्टोन्स प्राप्त होंगे। मैच जारी रहे। प्रमोद की आभा फली फूली। उन्होंने लगातार 9 मैच जीते। उनका इनाम 2 गुना होकर 2700 मीडियल ग्रेड स्पिरिट स्टोन्स हो गया। ये एक महत्वपूर्ण राशि थी। जब तक प्रमोद एक और मैच जीतेंगे, तब तक वो आज के मैचों को पूरी तरह से समाप्त करने में सक्षम होंगे। साथ ही वो 3000 मीडियल ग्रेड स्पिरिट स्टोन्स प्राप्त कर पाएंगे। जैसे ही 9वां मैच खत्म हुआ, कोई उत्सुकता से कुश्ती के रिंग में कूद पड़ा। इस व्यक्ति ने अपनी ताकत पर बिल्कुल भी नियंत्रण नहीं किया। जब ये व्यक्ति उतरा तो जमीन ने एक जोरदार पेंग पेंग की आवाज दी, जिससे धूल का एक बड़ा बादल उठ गया। ये बहुत दिखावे वाला था। जो व्यक्ति आया, उसकी कमर में तलवार थी। उसकी चेहरे पर एक भयानक भाव था। वो धीरे से मुस्कुराया और कहा, प्रमोद है ना? मैं आपके 3000 मीडियल ग्रेड स्पिरिट स्टोन्स लूंगा। मेरा नाम याद रखें, विकास देव। प्रमोद ने मजाक उड़ाया और कहा, क्या आपको लगता है कि यह संभव है? डोंग। युद्ध के नगाड़े बजे और दोनों तुरंत भिड़ गए। जैसे ही उनके हथियार हवा में टकराए, चिंगारियां उड़ीं। शर्मिला ने धीरे से कहा, यह प्रमोद की लगातार 9 जीत शायद समाप्त हो जाएगी। लड़ाई अभी शुरू हुई थी।
शर्मिला इतनी जल्दी इस निष्कर्ष पर कैसे पहुंच सकती हैं? अर्जुन देव ने संदेह से पूछा। आप ऐसा क्यों कहते हैं? शर्मिला ने धीरे से मुस्कुराते हुए समझाया, मैं कई बार रेसलिंग सिटी जा चुकी हूं। ये विकास देव यहां काफी मशहूर है। वो अपने प्रतिद्वंदी जब उसके पास लगातार 9 जीत होती हैं तो प्रमुख चाल चलना पसंद करता है। वो शायद ही कभी असफल होता है, इसलिए उसे 10 विजय टर्मिनेटर का उपनाम दिया गया है। 10 विजय टर्मिनेटर? अप्रत्याशित रूप से ऐसा एक उपनाम है। अर्जुन देव कर्कश रूप से हंसे। ऐसा लगता है कि कुछ शक्ति के बिना ऐसा उपनाम प्राप्त करना मुश्किल होगा। शर्मिला ने सिर हिलाया और कहा, वो पहले से ही लंबे समय से सुपीरियर ग्रेड मार्शल किंग है। तलवार तकनीक में उनकी उपलब्धियां एक नियमित प्रतिभा से कमजोर नहीं है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जिस स्थिति को उन्होंने समझा वो विलाप घाटी की स्थिति की तरह है। ये किसी की भावनाओं को प्रभावित कर सकता है। ये पहली बार था जब अर्जुन देव ने ऐसी किसी स्थिति के बारे में सुना था जो किसी की भावनाओं को प्रभावित कर सकती है। वो मदद नहीं कर सका और उसने युद्ध के मैदान को ध्यान से देखा। जैसे ही दोनों ने बात की, वे पहले ही 10 चालें अदा कर चुके थे। प्रमोद बता सकता था कि उसका प्रतिद्वंदी मजबूत था। वो ये भी जानता था कि लगातार 9 लड़ाइयां लड़ने के बाद उसने बहुत सारा सार समाप्त कर दिया था। इसे खींचना अच्छा नहीं था, इसलिए प्रमोद ने अपना हर कदम इस्तेमाल किया। वो लड़ाई को जल्दी खत्म करना चाहता था। हालांकि विकास देव काफी रिलैक्स दिख रहा था। वो एक बंदर की तरह इधर उधर घूम रहा था और प्रमोद के साथ आमने सामने नहीं होने का फैसला किया। उसने निरंतर प्रमोद की ऊर्जा और धैर्य को समाप्त कर दिया। प्रमोद ने अपने प्रतिद्वंदी को आमने सामने की लड़ाई में मजबूर करने के लिए कई बार पकड़ने की कोशिश की, लेकिन विकास देव फुर्तीले तरीके से बच गए। अर्जुन देव ने दूसरे पक्ष की मूवमेंट टेक्निक को देखते हुए और अपने मन में इसका विश्लेषण करते हुए मन ही मन बुदबुदाया, क्या एक उत्तम आंदोलन तकनीक है। ऐसा लगता है कि वो अपने शरीर के किसी भी हिस्से से अपने प्रतिद्वंदी के हमलों की दिशा को महसूस कर सकता है। हालांकि ये मेरे ब्लू ड्रैगन क्लाउड सोरिंग आर्ट के खिलाफ बेकार है। पूर्ण गति के सामने वो बल को तोड़ने की तरकीबों का उपयोग नहीं कर सकता। इसे खत्म करने का समय आ गया है, हारना। काफी देर से चकमा दे रहे विकास देव अचानक रुक गए। उसकी आंखें अविश्वसनीय रूप से तेज हो गईं जब उसने अपनी तलवार को आगे बढ़ाया। तलवार सीटी बजाई, जिससे हवा में उग्र लाल रोशनी का एक लंबा निशान बन गया। वो एक अविश्वसनीय रूप से घने अग्नि जिम्मेदार सार था। हालांकि प्रमोद घबराए नहीं, इसके बजाय वो हंसा। आप अपनी मौत की तलाश कर रहे हैं। मैं लंबे समय से आपका इंतजार कर रहा था। आपको हारने वाला होना चाहिए। जैसे ही प्रमोद अपनी शक्तिशाली हत्याचाल का उपयोग करने वाला था, उसे अचानक अपने दिल में डर महसूस हुआ। जब उसने अपने प्रतिद्वंदी की आंखें देखीं तो उसे और भी डर महसूस हुआ। इस डर का कोई कारण नहीं था। ये आगे बढ़ता रहा, प्रमोद की मानसिक स्थिति को अराजकता में फेंक दिया। मूल रूप से उसे अपनी हत्या की चाल को अंजाम देने के लिए केवल 3 सांसों का समय चाहिए था। हालांकि वो लंबे समय तक ऐसा करने में कामयाब नहीं हुए। अराजक प्रमोद की तुलना में विकास देव की आभा और भी अधिक संघनित थी। विकास देव ने अपनी तलवार से प्रमोद के हथियार को गिरा दिया। फिर उसकी तलवार, जिसमें आग से भरा सार था, प्रमोद के सीने पर फट गई। बैंग! जैसे ही वो जमीन पर गिरा, प्रमोद की सीने में खून का छेद दिखाई दिया। उसके मुंह के कोने से खून निकल रहा था और एक ठंडी तलवार उसकी गर्दन पर टिकी हुई थी। प्रमोद हैरान था। वो इस तरह के परिणाम को स्वीकार नहीं कर सकता था। हालांकि विकास देव ने जोर से हंसते हुए कहा, मैंने पहले कहा था, आपकी जीत यहीं खत्म होती है। कल फिर आओ, प्रार्थना करो कि तब तुम मुझसे ना मिलो। विकास देव ने अपनी तलवार मयान की और भूरे रंग के वस्त्र पहने बूढ़े व्यक्ति के पास चला गया। उसने 3000 अवर श्रेणी के स्पिरिट स्टोन ले लिए और जाने से पहले उन्होंने लापरवाही से अर्जुन देव की ओर देखा। जब अर्जुन देव ने उस टकटकी को महसूस किया तो उन्हें लगा कि ये अजीब है। ऐसा इसलिए था क्योंकि वो टकटकी दोस्ताना नहीं थी। शर्मिला ने संदेह से कहा कि ऐसा लगता है कि ये आदमी आपको निशाना बना रहा है। क्या तुमने उसे किसी तरह से नाराज किया? अर्जुन देव ने उदासीनता से कहा, मुझे यकीन नहीं है। हालांकि मैं डरता नहीं हूं। मैं पहले ही पता लगा चुका हूं कि उसके राज्य के साथ क्या हो रहा है। उस अजीब स्थिति के अलावा यह आदमी वास्तव में प्रमोद से ज्यादा मजबूत नहीं था। हालांकि प्रमोद आज आखिरी लड़ाई के कारण बहुत चिंतित दिखाई दे रहे थे। वो एक चाल में लड़ाई खत्म करना चाहता था। अंत में जब प्रमोद पूरी तरह से बेचैन हो गए तो दूसरे पक्ष ने अचानक हमला कर दिया और उसे एक ही बार से मार डाला। प्रमोद की हार अवांछनीय नहीं थी। डोंग डोंग डोंग, युद्ध के नगाड़े बजने लगे। नंबर 1 से 14 के लिए लड़ाई जोरों पर थी। निम्नलिखित लड़ाइयों में कुछ रोमांचक लड़ाइयां थीं,
जो भी बाहर आया उसने अपने कम से कम आधे मैच जीते, लेकिन उनमें से कोई भी लगातार 10 मैच नहीं जीत सका। अगर वे आधे रास्ते में एक भी मैच नहीं हारते हैं तो वे अपनी खराब मानसिकता के कारण महत्वपूर्ण फाइनल मैच हार जाएंगे और उनके विरोधियों द्वारा समाप्त कर दिए जाएंगे। 15 नंबर कौन है? जल्दी करो। अंत में अर्जुन देव की बारी आई। अर्जुन देव ने धीरे से अपने पैरों की उंगलियों से जमीन को छुआ और ड्रिल ग्राउंड पर तेजी से उतरे। मैं महान किन राज्य का अर्जुन देव हूं, हर कोई मुझे प्रबुद्ध करें, अर्जुन देव ने हाथ मिलाकर सबसे कहा। शिव। जैसे ही उन्होंने बोलना खत्म किया, एक आकृति तेजी से कुश्ती के रिंग में आ गई। जब वो उतरा तो जमीन बुरी तरह कांपने लगी। ये बेहद दिखावटी था। ये विकास देव ही थे जिन्होंने प्रमोद को हराया था और उन्हें 10 विंस टर्मिनेटर के नाम से जाना जाता था। विकास देव ने अर्जुन देव को आकार दिया। जब उसने देखा कि अर्जुन देव के पास कोई हथियार नहीं है, केवल एक जोड़ी काले दस्ताने हैं, तो उसने अपने होंठ सिकोड़े और कहा, एक मुट्ठी मास्टर, ये भी अच्छा है। मैंने लंबे समय से एक मुट्ठी मास्टर से लड़ाई नहीं की है। मैं विकास देव तुमसे लड़ूंगा। अजीब बात है, विकास देव नीचे क्यों जा रहे हैं? ये साथी शायद ही दूसरों के पहले मैच के दौरान आता है। मैंने कई सालों में विकास देव को नहीं देखा। विकास देव का पहले मैच में आना वास्तव में दुर्लभ है। वास्तव में उसका चरित्र कब बदल गया? 300 मीडियोकर ग्रेट स्पिरिट्स टून उसकी दिलचस्पी नहीं होनी चाहिए। इस बटेट ने पहले विकास देव को नाराज किया होगा। ये बच्चा एक इलाज के लिए है। पहले मैच में हारना उनके मनोबल पर बड़ा झटका होगा। दर्शक दीर्घा में किसान अक्सर रेसलिंग सिटी आते थे। वे विकास देव से बहुत परिचित थे। जब उन्होंने उन्हें पहले मैच में हारते देखा तो वे भ्रमित हो गए। कुश्ती के रिंग के पीछे एक ऊंचे टावर के शीर्ष पर एक कमरे में युवराज चैतन्य ने अर्जुन देव और विकास देव की आकृतियों को भावहीन रूप से देखा और वो बुड़बुड़ाया, बच्चा, मुझे निर्दयी होने के लिए दोष मत दो। यदि तुम्हें किसी को दोष देना है तो दिनेश बंसल के मुंह पर थप्पड़ मारने के लिए खुद को दोष दो। ये बूढ़ा आदमी छोटी सोच वाला होने के लिए प्रसिद्ध है। बगल में एक बूढ़ा आदमी मदद किए बिना नहीं रह सका। शहर के स्वामी गांव, क्या आप सचमुच इस बच्चे को हर मैच हराना चाहते हैं? क्या आप चाहते हैं कि वो 100 मैच हार जाए? युवराज चैतन्य ने कंधे उचकाए। दिनेश बंसल पहले ही बोल चुके हैं। तुम मुझसे क्या करने की उम्मीद करते हो? भूलो मत, वे स्वर्गीय विनाश संघ के करों के प्रभारी हैं। किसी को नुकसान पहुंचाने में कुछ भी गलत नहीं है। इस बच्चे को बदकिस्मत होने का हक है। बस मेरे निर्देशों का पालन करो। बूढ़े ने थोड़ा सिर हिलाया। हालांकि उसने अपना सिर हिलाया और खुद से कड़वाहट से मुस्कुराया। 100 मैच हारना, ये बच्चा वास्तव में अभूतपूर्व है। ऐसे बड़े अपमान के साथ वो शायद जीवन भर के लिए अपंग हो जाएगा। ये दिनेश बंसल बहुत निर्दयी है। उसने वास्तव में ऐसी विशाल योजना के बारे में सोचा। जैसे ही अर्जुन देव ने विकास देव के चेहरे पर बुरे भाव देखे, उन्हें अपने दिल में कोई लहर महसूस नहीं हुई। अब जबकि विकास देव इस कुश्ती के रिंग में है तो ये कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो कौन है या वो यहां क्यों आया है। अर्जुन देव को केवल यही परवाह थी। वो एक दुश्मन था। किसी और बात के बारे में सोचने की आवश्यकता नहीं थी। उन्हें बस विकास देव को कुश्ती के रिंग से बाहर करना था। मुझे माफ करें, मेरी हैसियत को देखते हुए मेरे लिए आपके खिलाफ कदम उठाना वास्तव में अनुचित है। हालांकि मुझे ऐसा करने का काम सौंपा गया था। मुझे दोष मत दें। विकास देव के बोलने के ठीक बाद उन्होंने अर्जुन देव की प्रतिक्रिया पर तेजी से देखा। वो इस शांत युवक के माध्यम से देखना चाहता था। हालांकि विकास देव निराश थे। शुरू से अंत तक अर्जुन देव की मानसिक स्थिति में कोई उतार चढ़ाव नहीं हुआ। उनकी अभिव्यक्ति अविश्वसनीय रूप से शांत थी, जैसे कि उन्हें अपने प्रतिद्वंदी की बिल्कुल भी परवाह नहीं थी। अर्जुन देव ने उदासीनता से कहा, आपको माफी मांगने की कोई जरूरत नहीं है। आप माफी मांगने की योग्य भी नहीं हैं। हा, दिलचस्प। विकास देव के होठों के कोने मुड़े हुए थे। उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, मैं देखना चाहता हूं कि आपके पास इतने बड़े शब्द कहने की क्या क्षमता है। डोंग 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 डोंग। युद्ध के नगाड़े जो लंबे समय से खामोश थे, आखिरकार एक बार फिर जोश से पीटने लगे। इससे सभी का खून बढ़ गया और उनका हौसला बढ़ गया। जब अर्जुन देव कुश्ती के रिंग में थे तो आखिरकार उन्हें गोल्डन कॉल्ड्रन ड्रम की ताकत का एहसास हुआ। ढोल की आवाज़ उसके कानों में गूंज उठी और उसका खून अनियंत्रित रूप से बह उठा। अर्जुन देव की आभा अपने आप इकट्ठी हो गई, निरंतर बढ़ती जा रही थी। ये ऐसा था जैसे वो एक प्राचीन युद्ध के मैदान में था। उसका दिल उच्च आकांक्षाओं से भरा हुआ था और वो केवल अपनी पूरी ताकत से लड़ना चाहता था।
हालांकि अगर उसने ऐसा किया तो वो कुश्ती की रिंग की चाल के लिए गिर जाएगा। गोल्डन कॉल्ड्रन ड्रम का उद्देश्य चुनौती देने वालों को हर मैच में बाहर निकलना था, बिना किसी एहसास के पूरी तरह से बाहर जाना था। हर मैच के परिणाम स्वरूप बहुत सारी अनावश्यक थकावट होगी, लंबे समय में किसी का सार समाप्त हो जाएगा और जीतना जारी रखना बहुत मुश्किल होगा। अर्जुन देव की विशाल आध्यात्मिक भावना उनकी चेतना के सागर में एक प्राचीन घंटी में बदल गई। इसने एक खींची हुई झंकार दी और वो तुरंत शांत हो गया। हूँ ची। काफी देर तक देखने के बाद विकास देव को अर्जुन देव में कोई छिद्र नहीं मिला। उसने एक कदम आगे बढ़ाया और अपनी तलवार खींच ली। उसके पास आक्रमण की पहल करने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। अर्जुन देव चकमा नहीं दिए। उन्होंने एक कदम आगे बढ़ाया और मुक्का मारा। एक शुद्ध ऊर्जा विकास देव की तलवार से टकराई। बैंग बैंग। मुट्ठी की हवा और तलवार क्यूई लगातार टकराते रहे, जिससे हवा में विस्फोट हुए। विकास देव विस्फोटों से उत्पन्न शॉकवेव के बीच से गुजरे और अर्जुन देव के चेहरे पर अपनी तलवार फेंक दी। अर्जुन देव ने अपना सिर थोड़ा झुकाया और इस तलवार को चकमा दे दिया। जब तलवार उसके चेहरे से गुजरी तो उसने अपने दाहिने हाथ पर 2 उंगलियों का इस्तेमाल किया और तलवार को जोर से चलाया। भूम। विकास देव की उंगलियों से एक विशाल शक्ति आई जो तलवार की नोक से मुट्ठी तक पहुंची। तलवार कांपने लगी। विकास देव को लगा जैसे उसके हाथ में तलवार मुक्त होकर संघर्ष करने की कोशिश कर रही हो। उसका शरीर मदद नहीं कर सकता था, लेकिन तलवार के बल से आगे खींचा जा सकता था। कितनी मजबूत ताकत है। विकास देव को उम्मीद नहीं थी कि अर्जुन देव इतने मजबूत होंगे। वो एक हीन ग्रेड मार्शल किंग की तरह बिल्कुल भी नहीं लग रहे थे। विकास देव को गार्ड से पकड़ा गया और एक छोटा सा नुकसान हुआ, हालांकि वो घबराए नहीं। अर्जुन देव ने अर्जुन देव के उतरने के क्षण का सटीक अनुमान लगाया। वो चिल्लाया और अपने दाहिने हाथ को मुट्ठी में जकड़ लिया, मुक्का मारा। विकास देव के चेहरे पर आराम था, वो बहुत चौंका हुआ नहीं था। उन्होंने उस अजीब मूवमेंट तकनीक को फिर से अंजाम दिया। जैसे ही अर्जुन देव आगे बढ़े, विकास देव को अपने आक्रमण की दिशा का आभास हो गया। विकास देव ने जमीन से धक्का दिया और तेजी से विपरीत दिशा में पीछे हट गए। इस अजीब मूवमेंट तकनीक ने, जिसने विकास देव को भविष्य की भविष्यवाणी करने की अनुमति दी थी, प्रमोद की हत्या की चाल को उनकी लड़ाई के दौरान कई बार चूक गई। अब विकास देव ने इस पर अर्जुन देव पर इसका इस्तेमाल किया और पहले से चकमा दे दिया। अर्जुन देव रुक गए और अपनी मुट्ठी में शक्ति जमा कर ली। उन्होंने पीछे हटते हुए विकास देव की ओर देखा और धीरे से मुस्कुराया। क्या आप चकमा दे सकते हैं? ब्लड फ्लेम शूज एक्टिवेट करें। श्याओ। अर्जुन देव की गति तुरंत बढ़कर मैच 3.5 हो गई। विकास देव ने अभी अपने पैर स्थिर किए थे कि उन्हें एक तेज मुट्ठी वाली हवा का पता चला, जिसके साथ एक बाघ और एक अजगर की गर्जना भी उस पर उड़ रही थी। पीछे हटो। विकास देव चौंक गया। उन्होंने अपनी अजीब मूवमेंट तकनीक को फिर से अंजाम दिया। उन्होंने अर्जुन देव के अगले आक्रमण की दिशा की पूरी तरह से गणना की और जल्दी से विपरीत दिशा में पीछे हट गए। हालांकि अर्जुन देव रुके और उन्होंने अपनी दिशा बदल दी। फिर उन्होंने तुरंत फिर से हमला किया। भूम भूम भूम। अर्जुन देव ने दोनों मुट्ठियों से मुक्का मारा। मुट्ठी की हवा एक मूसलाधार तूफान की तरह थी, जैसे वो पीछे हटते हुए विकास देव पर उड़ रही थी। विकास देव ने उस अजीब मूवमेंट तकनीक को उसकी सीमा तक अंजाम दिया। हालांकि उन्होंने जो कुछ किया, लेकिन वो अर्जुन देव को हिला नहीं पाए। हर बार जब वो पीछे हटता था तो उसे एक तेज मुट्ठी का सामना करना पड़ता था। विकास देव ने अपनी तलवार लहराई और एक भड़कती हुई रोशनी टिमटिमाई। हालांकि वो मुट्ठी की ऊर्जा के एक हिस्से को नकार पाने में कामयाब रहा, लेकिन शेष मुट्ठी ऊर्जा उसके शरीर पर टकराई। संचित चोटों को कम करके नहीं आंका जा सकता है। जब दर्शक स्टैंड में मौजूद कई कल्चरवाइयों ने यह दृश्य देखा तो उनकी आंखों में आश्चर्य चमक उठा। उन्हें इसकी उम्मीद नहीं थी। विकास देव द्वारा अपने प्रतिद्वंदी को आसानी से कुचलने का मूल रूप से अपेक्षित दृश्य नहीं हुआ। इसके बजाय एक नानाम बबुआ ने 10 विजय टर्मिनेटर पर एक दयनीय स्थिति पर दबाव डाला। हाथापाई करें। विकास देव को आखिरकार एहसास हुआ कि अर्जुन देव के खिलाफ उनकी मूवमेंट तकनीक बेकार थी। जब विकास देव ने अपना मन बना लिया तो उनकी तलवार एक भड़कती हुई रोशनी से चमक उठी। फिर वो अर्जुन देव की मुट्ठी की हवा से भिड़ गए। विकास देव ने अर्जुन देव की मुट्ठी की हवा का सटीक अनुमान लगाया। अगर अर्जुन देव आमने सामने भिड़ने की हिम्मत करते तो उन्हें विश्वास था कि वो उन्हें बड़ा नुकसान पहुंचा सकते हैं। अर्जुन देव ने उदासीनता से कहा, आपको ही हाथापाई करनी चाहिए। बैंगनी आकाशी भंवर तेजी से घूमा। सर्जिंग एसेंस अपनी चौड़ी मेरिडियन के माध्यम से अर्जुन देव की दाहिनी मुट्ठी में पहुंचा। भूम। जैसे ही सार और वाइटल क्यूई का विलय हुआ, अर्जुन देव की मुट्ठी से एक तेज हवा निकली, जिससे हवा में छोटे छोटे बवंडर उठ गए। अर्जुन देव की मुट्ठी में तुरंत 3,50,000 किलोग्राम बल था। बैंग बैंग बैंग।
ताकत में तेजी से वृद्धि विकास देव की अपेक्षाओं से अधिक थी। ये शरद की हवा की तरह थी जो गिरी हुई पत्तियों को बहा रही थी। इसने तलवार पर भड़कती हुई लाल एसेंस ऊर्जा को चकनाचूर कर दिया, जिससे वो उखड़ गई और अलग हो गई। अर्जुन देव की आभा फली फूली, ड्रैगन और बाघ उसके चारों ओर चक्कर लगा रहे थे। अनंत गरजते रहे, उसकी मुट्ठियां नाचने लगीं और एक पल में उसने 100 से अधिक बार मुक्का मारा। विकास देव की सुरक्षा एसेंस ऊर्जा अब इसे संभाल नहीं सकती थी। शक्तिशाली शक्ति ने इसे चकनाचूर कर दिया। अर्जुन देव ने ठंडे स्वर में मुस्कुराया और एक मुक्के से अपने प्रतिद्वंदी की तलवार की रोशनी को झटक दिया। फिर उसने दूसरे से अपने प्रतिद्वंदी की छाती पर मुक्का मारा। विकास देव ने एक मुंह से खून की उल्टी की और आसमान से गिर पड़े। उनका चेहरा पीला पड़ गया था, बिना किसी रंग के। लानत है, भय की स्थिति। विकास देव ने अपने होठों के कोने से खून पोंछते हुए एक द्वेषपूर्ण भाव से कहा, वू वू। विकास देव के शरीर से एक अजीब आभा फैली। जल्द ही उसने अर्जुन देव को घेर लिया। जब विकास देव को लगा कि अर्जुन देव उनके क्षेत्र की सीमा के भीतर हैं, तो उनके चेहरे पर एक अहंकारी मुस्कान सजाई। जब तक अर्जुन देव इस क्षेत्र में प्रवेश करेंगे, तब तक वो बच नहीं पाएंगे। जब तक अर्जुन देव ने इस आभा में प्रवेश किया, तब तक उन्हें एक शिखर सुपीरियर ग्रेड मार्शल किंग को भी हराने का भरोसा था। यहां तक कि एक अवर ग्रेड मार्शल किंग ने स्वर्ग कृति की कृति तकनीक की खेती की और उसमें एसेंस का उदय था, तब भी वो उसे आसानी से हराने में सक्षम होगा। अर्जुन देव ने एक स्पंज की तरह एक अजीब ऊर्जा महसूस की जो उसके दिमाग में घुसने की कोशिश कर रही थी। हालांकि अर्जुन देव की आध्यात्मिक भावना ने उनकी चेतना के समुद्र में जो प्राचीन घंटी बनाई थी, वो धीरे से हिली और इस स्पंज जैसी ऊर्जा को चकनाचूर कर दिया। उसे कुछ भी महसूस नहीं हुआ। अर्जुन देव पर इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ा। वास्तव में ये वैसा ही है जैसा मैंने अनुमान लगाया था। एक स्थिति जो भावनाओं को प्रभावित कर सकती है, उसमें निश्चित रूप से मानसिक ऊर्जा शामिल है। अर्जुन देव की मानसिक ऊर्जा की तुलना एक मार्शल एम्परर के बराबर है। अर्जुन देव से पहले विकास देव की भय की स्थिति पर्याप्त नहीं थी। नगाड़े की थाप अंतहीन रूप से गूंज रही थी, जिससे युद्ध की लय पर दृढ़ पकड़ बनी हुई थी। ऐसा लग रहा था जैसे उन्हें लगा कि लड़ाई अपने सबसे तीव्र क्षण में पहुंच गई है। ऐसा लग रहा था कि ड्रमर अपने शरीर में सारी ताकत लगा रहा था। ढोल की हर थाप ने भीड़ के दिलों के सबसे गहरे हिस्से को मारा। हर किसी का दिल धड़क उठा। वे बेहद घबराए हुए थे। मेरे लिए गिरना। विकास देव ने अपनी बाईं हथेली से जमीन को पटका और उनका शरीर ऊपर उठ गया। उसकी तलवार पर चिंगारी नाचती थी और जल्द ही एक धधकती लौ में बदल गई, जो अंतहीन रूप से जलती थी। अर्जुन देव के हाव भाव अविश्वसनीय रूप से शांत थे। उसने विकास देव को उड़ते हुए और अपनी पूरी ताकत से हमला करते हुए देखा। जल्द ही उन्हें इस कदम की कमजोरी का पता चल गया। बैंग। जब वो अर्जुन देव से 3 मीटर की दूरी पर थे, तो अर्जुन देव ने शांति से उनका पैर बाहर निकाल लिया। उसके पैर की नोक ने तलवार पकड़े हुए व्यक्ति की कलाई पर सटीक रूप से लात मारी। उसकी कलाई की हड्डी तुरंत चकनाचूर हो गई और लंबी तलवार एक खड़खड़ाहट के साथ जमीन पर गिर गई। बढ़ती आग की विशेषता युआन क्यूई तुरंत असंख्य चिंगारी में बदल गई, जो उन दोनों के चारों ओर बिखर गई। उसका दाहिना पैर, जो अभी भी हवा में था, जमीन पर नहीं गिरा। इसके बजाय ये नीचे की ओर फिसल गया और एक हल्के हुक के साथ ये विकास देव की ठुड्डी पर गिरा। विकास देव ने एक और कौर खून उगल गया। इस किक ने विकास देव को जमीन पर गिरा दिया। असंभव। आप मेरे डर के क्षेत्र का विरोध कैसे कर सकते हैं? आपने किसी प्रकार की धोखाधड़ी का तरीका अपनाया होगा। विकास देव ने अपने दोनों हाथ जमीन पर रखते हुए पागलोपन से कहा। अर्जुन देव को और अधिक कहने की जहमत नहीं उठाई जा सकती। उसने सीधे उसे 100 मीटर दूर लात मारी और वो जमीन पर कुछ दूरी तक फिसल गया। ढोल बजाना बंद हो गया। इस लड़ाई का परिणाम स्वतः स्पष्ट था। बैंग। ऊंचे टावर में खड़े युवराज चैतन्य ने जब नतीजा देखा तो वे क्रुद्ध हो गए। उन्होंने चंदन से बनी मेज पर अपनी हथेली पटक दी। लानत है, इस विकास देव में कुछ गड़बड़ क्यों है? आमतौर पर वह एक पीक सुपीरियर ग्रेड मार्शल किंग को हरा सकता है, अब वह एक महत्वहीन ग्रेड मार्शल किंग से भी नहीं निपट सकता। युवराज चैतन्य के बगल में बूढ़ा बुड़बुड़ाया। विकास देव के 2 तुरुप के पत्ते, तितली कदम और भय की स्थिति इस आदमी ने पूरी तरह से काउंटर कर दिया था। यह अजीब नहीं है कि वो हार गया। आखिरकार इन 2 बिंदुओं के अलावा विकास देव केवल एक सामान्य पीक सुपीरियर ग्रेड मार्शल किंग है। युवराज चैतन्य ने हाथ हिलाते हुए कहा, मुझे परवाह नहीं है कि आप इसे कैसे व्यवस्थित करते हैं। चूंकि हम उसे 100 मैच हारने नहीं दे सकते, इसलिए हमें उसे कम से कम 40 मैच हारने होंगे, अन्यथा हम दिनेश बंसल को जवाब नहीं दे पाएंगे। युवराज चैतन्य की मूल योजना पहले मैच में विकास देव को बाहर निकालकर अर्जुन देव को बुरी तरह घायल करने की थी। इससे उसकी ताकत बहुत कम हो जाएगी। फिर वह आसानी से अर्जुन देव को लगातार 10 मैच हारने को कह सकता था। हालांकि स्थिति बदल गई थी।
अर्जुन देव को कोई गंभीर चोट नहीं आई और उन्होंने विकास देव को आसानी से हरा दिया। लगातार 100 मैच हारने की उनकी योजना पूरी तरह से बर्बाद हो गई। बूढ़ा स्पष्ट रूप से महसूस कर सकता था कि इस अर्जुन देव से निपटना आसान नहीं था। युवराज चैतन्य की क्रोधित बातें सुनकर उनके दिल में काफी दबाव महसूस हुआ। सिटी लॉर्ड चैतन्य, इस बारे में क्या ख्याल है? हम आज के 10 मैचों के लिए अपने किसी भी व्यक्ति को बाहर नहीं भेजेंगे। उसे पहले 10 मैच लड़ने दें। कैसे हम किसी को उससे निपटने के लिए भेजें जब एल्डर हॉल उसकी ताकत का पूरी तरह से विश्लेषण कर ले? बड़े ने सुझाव दिया। युवराज चैतन्य का हाव भाव उदास हो गया और उनके विचार दौड़ने लगे। थोड़ी देर बाद उन्होंने कहा, जो आप कहेंगे वैसा ही होगा। हालांकि हम दूसरों के मामलों की उपेक्षा नहीं कर सकते। हमें अभी भी उनका विज्ञापन करना है। चाहे कुछ भी हो, पैसा कमाना सबसे महत्वपूर्ण है। क्राउचिंग टाइगर हिडन ड्रैगन। अर्जुन देव ने अपनी बाहें पार की और क्यू की एक मजबूत दीवार बनाई। एक बाघ और अजगर ने उसके चारों ओर चक्कर लगाया, जिससे उसके प्रतिद्वंद्वी के सशक्त हमले को रोक दिया। ड्रैगन हिस, टाइगर रोर। हार जाओ। क्राउचिंग टाइगर हिडन ड्रैगन की गति और ऊर्जा का उपयोग करते हुए अर्जुन देव ने ग्रेट ड्रैगन टाइगर फिस्ट की ताकत को उसकी सीमा तक पहुंचा दिया। क्रूर मुट्ठी ऊर्जा ने उसके प्रतिद्वंद्वी को खून की उल्टी करने का कारण बना दिया। युद्ध के ढोल रुक गए, लेकिन दर्शक दीर्घा में कई कल्टीवेटरों के दिल नहीं रुके। क्या आदमी है! ये उनकी लगातार 9वीं जीत है। विकास देव को हराने के बाद वो और भी पराक्रमी हो गया। उन्होंने थकान के कोई लक्षण नहीं दिखाए। अपर्याप्त रूप से वे भौतिक शरीर और सार की दोहरी खेती करते हैं। प्रत्येक मैच पहले की तुलना में अधिक मजबूत है। मैं नहीं बता सकता कि उनका सबसे मजबूत राज्य क्या है। मूल रूप से मुझे लगता था कि विकास देव हार गए क्योंकि वे लापरवाह थे। ऐसा लगता है कि उनकी हार अवांछनीय नहीं थी। विकास देव को हराने के बाद अर्जुन देव की गति बढ़ गई। उन्होंने लगातार 8 और मैच जीते, जिससे कुश्ती की रिंग का पहला छोटा चरमोत्कर्ष शुरू हुआ। जैसे ही युद्ध के ढोल बजने लगे, दर्शकों की भावनाएं उत्तेजित हो गई। चर्चा की आवाजें देर तक नहीं रुकी। ये संभव है कि वह लगातार 10 जीत हासिल करने वाले पहले व्यक्ति होंगे। वह पहले ऊपर जाने वाले प्रमोद से कहीं अधिक मजबूत है। आइए प्रतीक्षा करें कि कौन पहले ऊपर जाना चुनेगा। रिंग में लगातार लड़ाई के बाद अर्जुन देव की फाइटिंग स्पिरिट पूरी तरह से उत्तेजित हो गई थी। हालांकि उसकी आंखें शांत रहीं। युद्ध के ढोल चाहे जितने भी तेज हों, अर्जुन देव ने अपना संयम बनाए रखा और जितना हो सके उतना प्रयास किया। 1 मिनट के बाद आखिरकार अर्जुन देव का 10वां चैलेंजर आ गया। वह भी एक कल्टीवेटर था जो निकट युद्ध में विशेषज्ञ था। वह एक पीक सुपीरियर ग्रेड मार्शल किंग था। हालांकि उसकी कल्टीवेशन टेक्निक कुछ खास नहीं लग रही थी। यद्यपि उसकी कल्टीवेशन का दायरा ऊंचा था, लेकिन उसकी आभा बहुत मजबूत नहीं लग रही थी। वह केवल एक औसत ग्रेड धरती रैंक की कल्टीवेशन टेक्निक होनी चाहिए। अच्छी मार्शल टेक्निक खोजना मुश्किल था, लेकिन कल्टीवेशन टेक्निक खोजना कठिन था। यह महाद्वीप में बहुत आम कहावत है। यहाँ तक कि मजबूत संप्रदायों और कुलों में भी उनके पास केवल कुछ ही सुपीरियर ग्रेड धरती रैंक की कल्टीवेशन टेक्निक थी। पीक धरती रैंक की कल्टीवेशन टेक्निक और भी दुर्लभ थी। जहां तक स्वर्ग रैंक की कल्टीवेशन टेक्निक का सवाल है, वे केवल कुछ शीर्ष संप्रदायों में पीढ़ी दर पीढ़ी पारित की जाती थीं। बलवान, कृपया मुझे सलाह दें। चैलेंजर ने मुट्ठी भर की सलामी दी और अपने नाम की सूचना दी। जैसे ही युद्ध के ढोल बजने लगे, दोनों ने तुरंत लड़ाई शुरू कर दी। बैंग, बैंग, बैंग। उन दोनों ने लड़ने के लिए अपनी मुट्ठियों और पैरों का इस्तेमाल किया, इसलिए लड़ाई बहुत तीव्र थी। पंच और पैर आगे पीछे उड़ते रहे। हर एक चाल आमने सामने की टक्कर थी। हालांकि मुट्ठी तकनीक में दूसरे पक्ष की उपलब्धियां अर्जुन देव की तुलना में बहुत अधिक थीं। उनकी मुट्ठियों और पैरों के साथ उनका समन्वय अर्जुन देव की तुलना में बहुत अधिक फुर्तीला था। जल्द ही अर्जुन देव को कई घूंसे मिले। हालांकि अर्जुन देव ने अपने प्रतिद्वंदी पर जो हमले किए, वे उनके प्रतिद्वंदी के मुकाबले मुश्किल से आधे थे। ग्रेट ड्रैगन टाइगर फिस्ट केवल एक औसत दर्जे की पृथ्वी रैंक वाली मार्शल तकनीक थी। इसे पीक मार्शल तकनीक नहीं माना जाता था। यह समझना मुश्किल नहीं था कि करीबी मुकाबले में कुशल विशेषज्ञ ऐसी स्थिति में क्यों समाप्त होगा। अगर काले दस्ताने अर्जुन देव के हमले की गति को नहीं बढ़ाते तो स्थिति और भी भद्दी होती। हालांकि अर्जुन देव को अपने मजबूत शारीरिक डिफेंस के मामले में फायदा मिला। उनका वाइटल क्यूई और सार उनके प्रतिद्वंदी से कहीं आगे निकल गया। एक मुक्के का बल उसके प्रतिद्वंदी के 5 या 6 घूंसे के बराबर था। जब अर्जुन देव का सार और वाइटल क्यूई विलीन हो गया तो वो अपने प्रतिद्वंदी को पीछे ढकेल सकता था। 100 से अधिक चालों का आदान प्रदान करने के बाद बलवान का रंग पीला पड़ गया। उसके होठों के कोने से खून बह निकला। हालांकि अर्जुन देव अच्छी स्थिति में नहीं थे, फिर भी ये उस सीमा के भीतर था जो उनका शरीर सहन कर सकता था। हेवन रैंक की गई खेती तकनीक की सफाई ने उसके मांस, हड्डियों और मेरिडियन को मजबूत किया था।
ये कोई मजाक नहीं था। मैं अब और नहीं लड़ रहा हूं, मैं हार स्वीकार करता हूं। 200 चालों का आदान प्रदान करने के बाद बलवान का रंग पूरी तरह से खून से लथपथ हो गया था। उसके शरीर में क्यूई और खून बढ़ गया। अगर वो जारी रहा तो उसे गंभीर आंतरिक चोटें आएंगी। अर्जुन देव ने अपना हाथ हटा लिया और पीछे हट गए। अब हमला नहीं कर रहे थे। मैं तुमसे कमजोर नहीं हूं, ये सिर्फ इतना है कि तुम्हारा शारीरिक शरीर और साधना तकनीक मेरी तुलना में थोड़ी मजबूत है। अगर तुम्हारी शारीरिक स्थिति मेरी तरह से होती तो तुम में से 10 भी मेरे लिए मैच नहीं होते। बलवान ने अत्यंत असंतुष्ट महसूस करते हुए अपने होठों के कोने से खून पोंछा। अर्जुन देव ने कहा, जीत जीत होती है, नुकसान नुकसान होता है, इतने सारे कारण क्यों हैं? अर्जुन देव को बलवान की बातें हास्यास्पद लगीं। उनके शारीरिक शरीर की उपलब्धियों को एक वाक्य में समझाया नहीं जा सकता था। 16 वर्ष की आयु से पहले अर्जुन देव एक आध्यात्मिक आत्मा को संघनित नहीं कर सकते थे। उन्होंने जो भी आध्यात्मिक ऊर्जा अवशोषित की उसे अपने मांस और हड्डियों में डाला, जिससे उनके शरीर के लिए एक अच्छी नींव पड़ी। हालांकि इस वजह से 6 साल तक उनका मजाक उड़ाया गया। स्वर्गीय सीमिट मंडप की भूमिगत दुनिया में सॉन्ग क्यू ने उसे एक हथेली के प्रहार से लगभग मार डाला, जिससे वो लगभग अपनी आत्मा खो बैठा। अर्जुन देव ने अर्थ रैंक बॉडी टेम्परिंग कल्टीवेशन तकनीक प्राप्त करने के बाद अंततः उन्होंने शारीरिक साधना की दहलीज पर कदम रखा। हर बार जब वो स्पिरिट हब के लिए लड़ता था तो हर प्रकार की खतरनाक लड़ाइयां होती थीं। अर्जुन देव ने हेवन रैंक बॉडी टेम्परिंग कल्टीवेशन तकनीक प्राप्त करने के बाद उन्हें 3 प्रकार की अमानवीय यातनाओं का सामना करना पड़ा। हालांकि उन्होंने उन सभी को सहन किया। शारीरिक साधना का मार्ग कांटों और कांटों से भरा हुआ था। हर कदम बेहद मुश्किल था। अर्जुन देव ने अब तक दृढ़ रहने के लिए अपनी दृढ़ इच्छा शक्ति पर भरोसा किया था। ये इतना सरल कैसे हो सकता था जितना कि दूसरे पक्ष ने इसे बनाया था? क्या बकवास है। बलवान ने स्पिरिट स्टोन्स के एक बॉक्स पर फेंक दिया और दुनिया की परवाह किए बिना मुस्कुराया। हा, ये वैसा ही है जैसा आपने कहा था। हारने वाले को बहाने खोजने की जरूरत नहीं है। हालांकि कल आपके अच्छे दिन खत्म हो जाएंगे। आप स्पिरिट स्टोन्स को दूर ले जा सकते हैं, मैं ऊपर जाने की जहमत नहीं उठा सकता। अर्जुन देव ने दूसरे पक्ष की बातों को दिल से लगा लिया। उसने और कुछ नहीं कहा। उसने स्पिरिट स्टोन्स को दूर रख दिया और दर्शक स्टैंड की ओर बढ़ गया। जबकि अर्जुन देव को शक था, लेकिन उन्हें यकीन था कि कोई उन्हें निशाना बना रहा है। विकास देव और इस बलवान को उसी व्यक्ति ने भेजा था। हालांकि अगर अर्जुन देव ने इस आदमी से पूछने की पहल की तो उन्हें कोई परिणाम नहीं मिलेगा, इसलिए पूछने की जरूरत नहीं थी। जब भूरे रंग के वस्त्र पहने बूढ़े ने अर्जुन देव को लौटते देखा तो उसने शेष बचे 1500 स्पिरिट स्टोन्स उसे सौंप दिए। वो मुस्कुराया और कहा, बधाई हो छोटे भाई, आप लगातार 10 जीत हासिल करने वाले पहले व्यक्ति हैं। अर्जुन देव ने स्पिरिट स्टोन्स प्राप्त किया और भूरे रंग के वस्त्र पहने बूढ़े व्यक्ति को धन्यवाद दिया। फिर वो भीड़ के पीछे चला गया। सुअ चलते समय अर्जुन देव को कई निगाहें उस पर लग रही थीं। उनकी जांच करने की कोशिश करने वाली कई प्रकार की अवधारणाएं भी थीं। अजीब बात यह है कि वो स्पष्ट रूप से केवल एक अवर ग्रेड मार्शल किंग है। वो इतना हास्यास्पद रूप से मजबूत क्यों है? विभिन्न देशों की उत्कृष्ट प्रतिभाओं ने अपनी अवधारणा वापस ले ली। उनके दिलों में शंकाएं भर गईं। अर्जुन देव ने जो ताकत दिखाई थी उसने पहले ही उनकी सुरक्षा बढ़ा दी थी। वो निश्चित रूप से प्राचीन उजाड़ टावर की लड़ाई में एक मजबूत प्रतियोगी था। उनके पास उस पर अधिक ध्यान देने के सिवाय कोई विकल्प नहीं था। शर्मिला, प्रशांत और शालिनी मेघ ने एक के बाद एक अर्जुन देव को बधाई दी। मैच जारी रहे। लंबे समय तक किसी ने भी लगातार 10 जीत हासिल नहीं की। ये तब तक जारी रहा जब तक कि बीस्ट टेमिंग अबोर्ड के पंकज सिंह प्रकट नहीं हुए। वे अंततः लगातार 10 जीत हासिल करने वाले दूसरे व्यक्ति बन गए। इसके अलावा पंकज सिंह ने अर्जुन देव से भी अधिक सहजता से लगातार 10 जीत हासिल की थीं। इसने और भी अधिक ध्यान आकर्षित किया। हर युद्ध में अर्जुन देव ने 7-8 उच्च रैंक वाले स्पिरिट बीस्ट्स को बुलाया। उसे खुद कुछ नहीं करना पड़ा। इसके बजाय वो किनारे पर छिप गया और अपने प्रतिद्वंदी को घेरने के लिए स्पिरिट बीस्ट्स को नियंत्रित किया। अर्जुन देव आसानी से हर लड़ाई जीत जाता। उसने अपनी अधिक ऊर्जा समाप्त नहीं की। इसके बाद जो 3 लोग दिखाई दिए, डेविड फर्नांडिस, प्रशांत और शालिनी मेघ, लगातार 10 जीत हासिल की। इसने कुश्ती की रिंग के माहौल को चरम सीमा पर पहुंचा दिया। इनमें से प्रत्येक व्यक्ति पिछले से अधिक अविश्वसनीय था। प्रत्येक जीत पिछली जीत से अधिक चमकदार थी। उन्होंने अर्जुन देव की प्रतिभा को पूरी तरह से दबा दिया। अर्जुन देव ने मंद मंद मुस्कुराया। वो इस तरह की प्रतिष्ठा की ज्यादा परवाह नहीं करता था। जब तक कि वो कम से कम ऊर्जा का उपयोग करके जीत प्राप्त कर सकता था, ये पर्याप्त था। मैच तब तक जारी रहे जब तक कि आसमान में अंधेरा नहीं हो गया। इसके बाद ही 100 से अधिक लोगों के मैच खत्म हुए।
कुल 7 लोगों ने लगातार 10 जीत हासिल की। वे अर्जुन देव, प्रशांत, डेविड फर्नांडिस, शालिनी मेघ, पंकज सिंह और होली फायर मानर के अमिक थे, जिनसे अर्जुन देव को सावधान रहना था। हालांकि अर्जुन देव और बूढ़े वर्मा के विवाद की वजह से अमित ने अर्जुन देव पर कोई खास ध्यान नहीं दिया। ये स्पष्ट था कि उसे परवाह नहीं थी। कुश्ती की रिंग से ज्यादा दूर नहीं एक छोटा और उत्कृष्ट आंगन था। ये वो जगह थी जहां भीड़ अगले 5 दिनों तक रहेगी। रात पूरी तरह से ढल गई और आकाश चमकदार तारों की रोशनी से भर गया। अर्जुन देव ने अपने आंगन में पार्थी मारकर बैठकर आज के मैचों की छिपी हुई चोटों को साफ किया। हर लड़ाई में कोई मार्शल आर्टिस्ट कितना भी मजबूत क्यों ना हो, वो कम या ज्यादा छिपी हुई चोटें पीछे छोड़ देगा। अगर उन्हें समय पर साफ नहीं किया गया तो वो छिपी हुई चोटें बन जाएंगी। उस समय इनसे निपटना काफी परेशानी भरा होगा। अर्जुन देव ने ये अच्छी आदत बहुत पहले विकसित कर ली थी। हर लड़ाई के बाद वो तुरंत अपनी आंतरिक चोटों को साफ कर देता था। 1 घंटे बाद अर्जुन देव ने अपनी आंखें खोलीं। उसके शरीर की सभी आंतरिक चोटें एसेंस क्यूई के पोषण के तहत ठीक हो गई थीं। अर्जुन देव को सोने की कोई जल्दी नहीं थी। उसे अभी भी बहुत सी चीजें करनी थीं। उसने धीरे धीरे दिन के दौरान लड़ाई को अपने दिमाग में दोहराया। शुरुआत में सोचते हुए वो उठा और कमरे में अकेले अभ्यास करने लगा। वो देखना चाहता था कि उसने क्या अच्छा नहीं किया, ताकि अगली बार उसी स्थिति का सामना करने पर वो बेहतर तरीके से तैयार हो सके। हालांकि मेरा भौतिक शरीर मजबूत है, मैं अपनी मुट्ठी और पैरों की मार्शल तकनीकों के साथ नहीं रह सकता। मीडियल ग्रेड अर्थ रैंक ग्रेट ड्रैगन फिस्ट अब मेरी लय के साथ नहीं रह सकता है। अंत में अर्जुन देव ने अपनी बात समाप्त की। बलवन के साथ आखिरी लड़ाई इसका सबसे अच्छा सबूत थी। जब एक कल्टीवेटर का सामना करना पड़ा जो मुट्ठी और पैरों में भी माहिर था, अर्जुन देव तकनीकों के मामले में पूरी तरह से नुकसान में थे। यदि ये उसके मजबूत भौतिक शरीर के लिए नहीं होता तो उसे अपनी कृपाण खींचनी पड़ सकती थी। अर्जुन देव ने खुद से बुदबुदाया। इस मामले के खत्म होने के बाद ऐसा लगता है कि मुझे अभ्यास करने के लिए एक चोटी पृथ्वी रैंक मुट्ठी तकनीक खोजने की जरूरत है। पहले ही देर हो चुकी थी। अर्जुन देव ने इस पर ध्यान नहीं दिया। उसने 2 मीडियल ग्रेट स्पिरिट स्टोन निकाले और उन्हें अपने हाथों में पकड़ लिया। फिर वो साधना की स्थिति में प्रवेश कर गया। अगली सुबह अर्जुन देव जल्दी उठ गए। जैसे ही वो आंगन से बाहर निकले, उनकी मुलाकात शर्मिला और अर्जुन देव से हुई, जो एक साथ बाहर गए थे। एक दूसरे को बधाई देने के बाद वे तीनों एक साथ कुश्ती रिंग की ओर चले गए। रास्ते में रूपाली देव अच्छे मूड में नहीं लग रही थीं। उसने कल केवल 3 मैच जीते थे। युद्ध के अनुभव की कमी एक घातक दोष थी। ये विशेष रूप से तब था जब वो घने हत्या क्यूई वाले काश्तकारों से मिली। लड़ाई शुरू होने से पहले ही वो डर चुकी थीं। हालांकि अन्य लोग उसकी मदद नहीं कर पाएंगे। अगर वो इसे सहन कर सकती है तो वो कुश्ती की रिंग में तेजी से बढ़ने में सक्षम होगी। अगर वो इसे सहन नहीं कर सकती तो वो हार की छाया से बाहर नहीं निकल पाएगी। भविष्य में उसके लिए सुधार करना मुश्किल होगा। चाहे वो आशीर्वाद हो या आपदा, उस पर निर्भर करती थी। अर्जुन देव, मैंने आपके बारे में कुछ खबर सुनी है, शर्मिला ने अचानक कहा जैसे ही वे कुश्ती रिंग में प्रवेश करने वाले थे। अर्जुन देव ने रुक कर कहा, क्या ये इस बारे में है कि कोई कुश्ती रिंग में मेरा विशेष ख्याल रखता है? शर्मिला ने सिर हिलाया। उसके चेहरे पर एक चिंतित अभिव्यक्ति थी जब उसने कहा, दिनेश बंसल हेवनली एक्सटर्मिनेशन यूनियन में सबसे छोटी शिकायत का बदला लेने के लिए प्रसिद्ध है। वो बहुत संकीर्ण सोच वाला है। उस समय जब आपने उन्हें सबके सामने शर्मिंदा किया था तो उन्होंने पहले ही युवराज चेतना से बात कर ली थी। दरअसल ये दिनेश बंसल की ही कारतूत थी। ये वैसा ही था जैसा अर्जुन देव ने अनुमान लगाया था। धन्यवाद। हालांकि हाफ स्टेप मार्शल मोनार्क रैंक की योद्धा कुश्ती रिंग में भाग नहीं ले सकते हैं। मेरे लिए 60 जीत हासिल करना कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। शर्मिला ने सिर हिलाया और कहा, यह उतना आसान नहीं है जितना आप सोचते हैं। लोगों को लगातार बहुत अधिक जीत हासिल करने से रोकने के लिए कुश्ती की रिंग में प्रतिभागियों को स्नाइप करने के लिए हाफ स्टेप मार्शल मोनार्क से नीचे के काश्तकारों का एक विशेष समूह होता है। हालांकि ये लोग हाफ स्टेप मार्शल मोनार्क नहीं हैं, लेकिन उन सब के पास अपने स्वयं के कारगर कौशल हैं। विकास देव की तरह कुछ पुराने राक्षस भी हैं जो 100 साल से भी ज्यादा समय से जीवित हैं। वे वास्तव में हाफ स्टेप मार्शल मोनार्क से नीचे के अजेय लोग हैं। शर्मिला ने आगे कहा, युवराज चेतना के बारे में सोचो। अगर वो विशेष रूप से आपको निशाना बनाता है और दिन के पहले मैच में आपको गंभीर रूप से घायल करने के लिए किसी को भेजता है तो अगले 10 मैचों का क्या होगा? ये देखकर कि अर्जुन देव को कोई आपत्ति नहीं हुई, रूपाली देव ने कहा,
मेरी बड़ी बहन ने आपको बहुत कुछ बता दिया है, आप बिल्कुल भी चिंतित क्यों नहीं हैं? अर्जुन देव फूट फूट कर और बेबसी से मुस्कुराते हुए बोले, मैं बहुत चिंतित हूं, हालांकि इसे मेरे चेहरे पर दिखाने की कोई जरूरत नहीं है। इसके अलावा चिंता करना बेकार है। मेरे रास्ते में जो कुछ भी आएगा मैं उससे निपटूंगा। किसी भी मामले में मुझे प्राचीन उजाड़ टावर में 20 स्थान हासिल करने हैं। कोई मुझे नहीं रोक सकता। मुझे याद दिलाने के लिए धन्यवाद। चलो अंदर चलते हैं। शर्मिला ने धीरे से खुद से आह भरी। ये वास्तव में वैसा ही था जैसा अर्जुन देव ने कहा था। तो क्या हुआ अगर मैं चिंता करूं? इससे समस्या का समाधान नहीं होगा। बाकी सभी लोग कुश्ती रिंग के प्रतिभागियों के लिए आरक्षित दर्शक दीर्घा में पहुंच गए थे। अर्जुन देव को एक सुनसान कोना मिला। बैठने के बाद उसने दूसरों की निगाहों को नजरअंदाज किया और पालथी मारकर बैठ गया। फिर उसने फर्मामेंट बॉडी टेम्परिंग आर्ट की चौथी परत की खेती शुरू कर दी। अंतिम समय में चिपके रहने का कोई फायदा है? जब 20 टेमिंग अबोट के पंकज सिंह ने यह दृश्य देखा तो वो हंसने के सिवा कुछ नहीं कर सके। दूसरों ने भी अपनी असहमति व्यक्त करते हुए अपना सिर हिलाया। वे दिन में क्या कर सकते हैं? वे अपने प्रतिद्वंदियों की शक्ति का भी निरीक्षण कर सकते हैं। यहां तक कि प्रशांत और डेविड फर्नांडिस को भी लगा कि इसकी कोई जरूरत नहीं है। जब तक कि वे कोई बढ़त हासिल नहीं करना चाहते तब तक खेती करना उपयोगी होगा। लेकिन अर्जुन देव के मामले में ऐसा नहीं था। इसके अलावा मार्शल किंग के लिए आगे बढ़ने के बाद एक अड़चन को तोड़ना आसान नहीं था। बहुत से जीनियस ऐसे थे जो आधे साल बाद भी नहीं टूट सके। एक दिन तक कुश्ती के रिंग्स देखने के बाद अर्जुन देव को सभी की शक्ति का समझ आ गई थी। अगर शर्मिला नहीं होती तो अर्जुन देव एक और दिन तक देखते रहते, लेकिन अब उसे खतरे का एहसास हो रहा था। अर्जुन देव कभी ऐसी लड़ाई नहीं लड़ेंगे जिन्हें उन्हें जीतने का भरोसा नहीं होगा। केवल फर्मामेंट बॉडी टेम्परिंग आर्ट की चौथी परत को तोड़कर ही वो 60 जीत का भरोसा करेंगे। इस प्रकार अब से वो कोई समय बर्बाद नहीं कर सकता था। जहां तक दूसरों के विचार का सवाल है, उसे क्यों परवाह करनी चाहिए? ढोंग ढोंग ढोंग। ढोल की बीच में अर्जुन देव की मानसिक स्थिति झील की तरह शांत थी। कोई उतार चढ़ाव नहीं था। उन्होंने फर्मामेंट बॉडी टेम्परिंग आर्ट की चौथी परत की खेती पर ध्यान केंद्रित किया। अर्जुन देव ने अपनी आध्यात्मिक भावना की एक तार अलग की और उसे भूरे रंग के वस्त्र पहने बूढ़े व्यक्ति पर रख दिया। खेती करना एक बात थी, लेकिन वो कुश्ती रिंग के बारे में नहीं भूल सकता था। जैसे ही अर्जुन देव ने अपने वाइटल क्यूई को अपने पूरे शरीर में संचारित किया, उसके सिर के ऊपर से गर्म ऊर्जा के तार आए। ये अतिरिक्त ऊर्जा थी जो उसके वाइटल क्यूई को संचारित करने से आई थी। समय धीरे धीरे बीतता गया। अर्जुन देव ने कुश्ती के रिंग और इसकी शोर और जीवंतता को अनसुना कर दिया। यह ऐसा था जैसे वो एक जंगल में था, शांत और शांतिपूर्ण। नंबर 15, जल्दी से ऊपर जाओ। कुछ देर बाद अर्जुन देव के आध्यात्मिक ज्ञान के तारों ने बूढ़े व्यक्ति की आवाज सुनी। फिर उसने धीरे से अपनी आंखें खोलीं। जब भूरे रंग के वस्त्र पहने बूढ़े व्यक्ति ने शांत अर्जुन देव को देखा तो उसकी आंखों में एक अजीब सी नजर चमकी। वो कुछ कहना चाहता था, लेकिन अंत में उसने कुछ नहीं कहा। कुश्ती रिंग में खड़े होकर अर्जुन देव ने आसपास के वातावरण को एक मुट्ठी से सलाम किया और कहा, मैं महान किंग राज्य का अर्जुन देव हूं। हर कोई कृपया मुझे प्रबुद्ध करें। दूर तक ऊंचे टावर में युवराज चैतन्य ने अर्जुन देव के कुश्ती रिंग में प्रवेश करते हुए भावहीन होकर देखा। उसने अपने बगल में बूढ़े आदमी से कहा, जिस व्यक्ति का आपने उल्लेख किया है वो कैसा है? क्या आप पहले मैच में उसे गंभीर रूप से घायल करने के बारे में आश्वस्त हैं? रेसलिंग रिंग के नियमों के अनुसार हर कोई दिन में केवल 2 बार ही लड़ सकता था। हालांकि युवराज चैतन्य ने कई एक्सपर्ट्स को हायर किया था, लेकिन रेसलिंग रिंग में पर्याप्त ताकत नहीं थी। लेकिन इसमें कई प्रतिभागी भी थे। इसके अलावा प्रत्येक प्रतिभागी को 18 मैच लड़ने पड़े। अर्जुन देव पर उनके द्वारा काम पर रखे गए सभी विशेषज्ञों को रखना असंभव था। इस प्रकार पहला मैच सबसे महत्वपूर्ण था। जब तक वो पहले मैच में अर्जुन देव को गंभीर रूप से घायल कर सकते हैं, तब तक युवराज चैतन्य को बाकी मैचों में अपने संसाधनों को बर्बाद नहीं करना पड़ेगा। स्पिरिट स्टोन इनाम के लिए दर्शक भी लड़ेंगे। गंभीर रूप से घायल अर्जुन देव को हराना कोई समस्या नहीं होगी। युवराज चैतन्य अगर एक दिन में 18 मैच हार जाते हैं तो वो 2.5 दिन में इस परेशान अर्जुन देव से निपट लेंगे। बूढ़े व्यक्ति युवराज चैतन्य के दिल में हताशा और गुस्से को जानता था। उसने अपनी छाती थपथपाई और गारंटी दी, सिटी लॉर्ड, चिंता मत करो। एल्डर्स ने कल 10 मैचों का विश्लेषण किया। ये व्यक्ति बेहद मजबूत है और उसके भौतिक शरीर की रक्षा असाधारण है। हालांकि उनकी पाम तकनीक बहुत उत्तम नहीं है।
जब तक हम किसी को मजबूत भौतिक शरीर के साथ पाते हैं, हम उसे आसानी से कुचल सकते हैं। युवराज चैतन्य ने उदास होकर कहा, क्या आप इसकी गारंटी दे सकते हैं? बूढ़े ने निश्चितता के साथ कहा, बिल्कुल कोई समस्या नहीं है। यदि वो गंभीर चोटों का सामना नहीं कर सकता है तो सिटी लॉर्ड, आप मुझे गंभीर रूप से घायल कर सकते हैं। उस व्यक्ति की तुलना में अर्जुन देव का भौतिक शरीर पूरी तरह से अलग स्तर पर है। युवराज चैतन्य ने जब ये सुना तो उन्हें थोड़ी राहत मिली। जब अर्जुन देव ने द्वंद्व युद्ध रिंग में प्रवेश किया तो पहले से शांत द्वंद्व युद्ध की अंगूठी तुरंत शोर में बदल गई, क्योंकि सभी ने द्वंद्व युद्ध की अंगूठी पर चर्चा की। हालांकि प्रशांत और अन्य लोगों ने पिछले दिन अर्जुन देव के प्रदर्शन से सुर्खियां बटोरी थीं, फिर भी वो क्लाइमैक्स सेट करने वाले पहले व्यक्ति थे। हर कोई अभी भी प्रत्याशा से भरा हुआ था। बैंग! थोड़ी देर बाद एक विशाल कुल्हाड़ी लिए एक लंबा और मोटा आदमी अपनी सीट से बाहर कूद पड़ा। जैसे ही इस व्यक्ति ने उड़ान भरी, उसने सार के किसी भी उतार चढ़ाव को नहीं दिया। अप्रत्याशित रूप से वो ऐसा व्यक्ति था जिसने भौतिक शरीर की खेती की। बैंग! जब मोटा आदमी जमीन पर उतरा तो उसने जोर से आवाज दी और धूल के एक बादल को हवा में उड़ा दिया। अर्जुन देव ने धूल के माध्यम से देखा और इस व्यक्ति के रूप को देखा। वो मदद नहीं कर सका और एक मुस्कान प्रकट की। रुद्र भाटी, तुम वास्तव में मेरे सामने आने की हिम्मत करते हो। तुम असाधारण रूप से साहसी हो। बूढ़े ने जिस कृषक का उल्लेख किया था वो रुद्र भाटी के अलावा और कौन हो सकता था? प्राचीन उजाड़ भूमि में केवल रुद्र भाटी ही मानदंडों को पूरा करते थे। रुद्र भाटी कुछ शर्मिंदगी से मुस्कुराए और कहा, मेरे ऊपर आने से पहले मुझे वास्तव में नहीं पता था कि ये आप हैं। उन्होंने मुझे आपका नाम नहीं बताया। अर्जुन देव ने मंद मुस्कुराते हुए कहा, मैं तुम्हारी इतनी परवाह क्यों करूं? अगर तुम लड़ना चाहते हो तो ठीक है, बस पहले मुझे मीडियल ग्रेड सीक्रेट ट्रेजर लौटा दो। रुद्र भाटी ने बेबसी से शाप दिया, लानत है, जब भी मैं तुमसे मिलता हूं कुछ भी अच्छा नहीं होता। मैंने अभी सुना है कि यहाँ रैंक ए कुश्ती के रिंग हैं, इसलिए मैं यहाँ आना और कुछ पैसे कमाना चाहता था। कौन जानता था मैं तुमसे मिलूंगा। चूंकि रुद्र भाटी जानते थे कि युवराज चैतन्य अर्जुन देव से निपटना चाहते हैं, स्वाभाविक रूप से उनका कोई कदम उठाने का इरादा नहीं था। यद्यपि रुद्र भाटी लालची, बातूनी और गुस्सैल स्वभाव के थे, लेकिन वो एक कृतज्ञ व्यक्ति नहीं थे। चूंकि रुद्र भाटी व अर्जुन देव को एक मित्र के रूप में पहचान लिया था, इसलिए वो उनके साथ विश्वासघात नहीं करेंगे। इसके अलावा रुद्र भाटी ने पहले अर्जुन देव से मीडियल ग्रेड सीक्रेट ट्रेजर लिया था। तार्किक और भावनात्मक रूप से वो अपने मित्र के साथ एक बाहरी व्यक्ति से निपटने में मदद नहीं करेंगे। लानत है, तुम बस कुछ ही चालों में मुझे लापरवाही से हरा सकते हो। इस तरह मैं वापस रिपोर्ट कर सकूंगा। हालांकि पहले मैं इसे स्पष्ट कर दूं, तुम्हें मेरे चेहरे, छाती या निचले हिस्से पर प्रहार नहीं करना है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि मुझे चोट न पहुंचाएं। रुद्र भाटी के चेहरे पर कड़वे भाव थे। अर्जुन देव ने मंद मुस्कुराते हुए कहा, कोई बात नहीं, जैसा तुम चाहते हो। इसलिए उपस्थित हजारों लोगों ने एक अतिशयोक्ति दृश्य देखा जिसे कुश्ती शहर के निर्माण के बाद से सैकड़ों वर्षों में किसी ने नहीं देखा था। अर्जुन देव की आकृति चमकी और रुद्र भाटी के पीछे आ गई। उसने अपने सार और महत्वपूर्ण क्यू को अपने शरीर में मिला लिया और रुद्र भाटी के बट पर लात मारी। बैंग! एक तेज आवाज हुई जब रुद्र भाटी तोप के गोले की तरह हवा में उड़ गए। कुश्ती की रिंग दर्शक स्टैंड से कई किलोमीटर दूर थी, लेकिन रुद्र भाटी उसके ऊपर से उड़ गए। उसके बट से होने वाले तेज दर्द ने रुद्र भाटी को लगभग ढह जाने दिया। दर्द ने उसके चेहरे की विशेषताओं को कसकर सिकोड़ लिया। उसे उसके चेहरे, छाती या निचले हिस्से पर प्रहार नहीं करना था। उसके बट पर लात मारने के अलावा अर्जुन देव वास्तव में नहीं सोच सकता था कि कहां और किक मारनी है। जहां तक उसे चोट न पहुंचाने की बात थी वो बकवास थी। किसी को मारने पर चोट कैसे नहीं लग सकती है? किसी भी मामले में इस आदमी का शरीर उससे अधिक मजबूत था। एक पूर्ण शक्ति वाली किक उसे चोट नहीं पहुंचाएगी। बैंग! जब नीचे के लोगों ने बेली शी के गिरते हुए शरीर को देखा तो वे जल्दी से किनारे की ओर चकमा दे गए। उसके विशाल शरीर ने तुरंत पत्थर की सीटों को चकनाचूर कर दिया। FUCK! रुद्र भाटी रेंगकर अपने पैरों पर खड़े हो गए और शाप दिया। फिर वे जल्दी से कुश्ती की अंगड़ी से बाहर भाग गए। युवराज चैतन्य की टीम निश्चित रूप से उनके लिए परेशानी का सबब बनेगी। उसके पास तेज दौड़ने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। उन्हें अर्जुन देव पर अपना गुस्सा निकालने का मौका भी नहीं मिलेगा। वे बेहद उदास महसूस कर रहे थे। दर्शकों के जबड़े गिर गए। वे इतने सदमे में थे कि उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि क्या कहना है। उन्हें ऐसा होने की उम्मीद नहीं थी। उनसे भी चौड़े जबड़े वाला व्यक्ति युवराज चैतन्य के बगल वाला बूढ़ा आदमी था। उसका चेहरा आश्चर्य से भरा हुआ था और उसकी आंखें भ्रम से भरी हुई थी। उसने कभी नहीं सोचा था कि ऐसा दृश्य होगा। तुम गंदी चीज!
युवराज चैतन्य गुस्से में आ गए और बूढ़े व्यक्ति को लात मार दी, जिससे उसकी कई पसलियां टूट गईं। कमरे के अन्य बूढ़े चुप रहे, कुछ भी कहने की हिम्मत नहीं कर रहे थे। हंगामा खत्म होने के बाद भी मैचों को जारी रखना था। अर्जुन देव पहले ही लगातार 11 मैच जीत चुके थे। उसे हराने के लिए पुरस्कार काफी थे। हालांकि पुरस्कार कुछ शिखर विशेषज्ञों का ध्यान आकर्षित नहीं करेंगे, फिर भी वे कई काश्तकारों के लिए आय का एक बड़ा स्रोत थे। निम्नलिखित 17 मैचों में अर्जुन देव ने केवल वाइटल क्यू का उपयोग किया, उसने अपने सार का उपयोग भी नहीं किया। अर्जुन देव ने ऐसा इसलिए किया ताकि वो फर्मामेंट बॉडी टेम्परिंग आर्ट की चौथी परत को तोड़ सकें। रुद्र भाटी की साधना पुस्तक में उन्होंने शारीरिक शरीर को तेज तड़का लगाने की कुंजी के बारे में लिखा था। सबसे महत्वपूर्ण बिंदुओं में से एक लड़ने के लिए शुद्ध वाइटल क्यू का उपयोग करना था। शरीर में वाइटल क्यू के संचारण को महसूस करना और युद्ध में वाइटल क्यू के रहस्यों को समझना सबसे तेज था। 17 मैचों में जब तक कोई जानलेवा या गंभीर चोट नहीं थी, अर्जुन देव ने अपने दुश्मनों से लड़ने के लिए वाइटल क्यू का उपयोग करने का फैसला किया। आज जो लोग लड़े वे पिछले दिन की तुलना में स्पष्ट रूप से मजबूत थे। बहुत से लोग पहले से ही अर्जुन देव की युद्ध तकनीकों से परिचित थे और प्रतिवाद के बारे में सोचते थे। प्रत्येक मैच काफी मुश्किल था। अर्जुन देव के शरीर पर धीरे धीरे घाव उभर आए। वे अब पिछले दिन की तरह आराम से नहीं थे। कुछ काश्तकारों को अर्जुन देव द्वारा की गई कुछ गलतियां भी मिली, जो अर्जुन देव से भारी कीमत चुकाना चाहते थे। दुर्भाग्य से अर्जुन देव ने पिछली रात अपने मैचों का सावधानीपूर्वक विश्लेषण किया था। वे फिर से वही गलतियां नहीं करेंगे। इसके अलावा वे इन लोगों के अहंकार का उपयोग उन्हें उन्हीं के खेल में हराने के लिए कर सकता था, जिससे एक अप्रत्याशित परिणाम प्राप्त हो सकता था। इस व्यक्ति के पास युद्ध के लिए एक मजबूत प्रतिभा है। हालांकि हर मैच ऐसा लग रहा था कि उनके लिए जीतना आसान नहीं था, लेकिन उन्होंने उन सभी को जीत लिया। चलो पहले इंतजार करते हैं और देखते हैं। अगर प्रशांत और अन्य लोग अच्छा प्रदर्शन नहीं करते हैं तो मैं उस पर 5000 मीडियल ग्रेड स्पिरिट स्टोन्स का दाम लगाऊंगा। दुर्भाग्य से रेसलिंग शहर में उसके बारे में बहुत कम जानकारी है। उन्होंने उसका विज्ञापन बिल्कुल नहीं किया। इसके विपरीत डेविड फर्नांडिस और अन्य लोगों ने उनका विज्ञापन करने की पूरी कोशिश की। अर्जुन देव की लगातार जीत ने भीड़ को अर्जुन देव की ताकत के लिए कुछ प्रत्याशा दी। सभी ने उसकी चर्चा शुरू कर दी। 18 मैच समाप्त होने के बाद अर्जुन देव ने एक महत्वपूर्ण कीमत चुकाई। वे थोड़ी शर्मनाक स्थिति में भी थे। हालांकि वे अभी भी सभी जीत हासिल करते हुए कदम दर कदम आगे बढ़ने में कामयाब रहे। अर्जुन देव के कपड़े फटे हुए थे और विभिन्न आकारों के घाव उनके शरीर को ढके हुए थे। हर कोई बता सकता था कि अर्जुन देव आसानी से नहीं जीते। इस पर उन्होंने कहा, मुझे लगता है कि हमें उस पर दाव नहीं लगाना चाहिए। जब मीडियल ग्रेड स्पिरिट स्टोन इनाम 10,000 तोड़ता है तो ये कुछ विशेषज्ञों का ध्यान आकर्षित करेगा। जब ये 1 लाख तक पहुंचेगा तो सभी शिखर विशेषज्ञ सामने आ जाएंगे। वे अभी भी ऐसे कठिन समय से गुजर रहे थे। वे कल भी ऐसा नहीं कर पाएंगे। उसके बाद का दिन और भी कठिन होगा। 18 मैच समाप्त होने के बाद अर्जुन देव लगातार 28 जीत हासिल करने वाले पहले व्यक्ति बने। हालांकि उनकी शक्ति को स्वीकार किया गया, लेकिन स्थिति देखने में बहुत अच्छी नहीं थी। कई लोगों ने माना कि वे अपनी जीत के लकीर को तोड़ने के लिए पर्याप्त स्पिरिट स्टोन्स जमा करने के बाद हार जाएंगे। अर्जुन देव ने अपने शरीर में चोटों को दबाया और भूरे रंग के वस्त्र वाले कल्टिवेटर के पास चला गया। फिर उन्हें 7400 मीडियल ग्रेड स्पिरिट स्टोन्स प्राप्त हुए, जो उनके थे। कल प्राप्त 3000 के अलावा अर्जुन देव ने पहले ही 10,000 से अधिक अवर ग्रेड स्पिरिट स्टोन्स प्राप्त कर लिए थे। ये उनकी संपत्ति के 10वें हिस्से के बराबर था। भूरे रंग के वस्त्र वाले बूढ़े व्यक्ति ने कुछ दिल के दर्द के साथ स्पिरिट स्टोन्स अर्जुन देव को सौंप दिए। उन्होंने कहा, बधाई हो, आप लगातार 28 जीत हासिल करने वाले पहले व्यक्ति बने हैं। अर्जुन देव धीमे से मुस्कुराए और भूरे रंग के वस्त्र वाले बूढ़े व्यक्ति का धन्यवाद किया। फिर उन्होंने स्पिरिट स्टोन्स प्राप्त किए और अपने कोने में लौट गए। अर्जुन देव पालथी मारकर बैठ गए और अपनी चोटों का इलाज करने के लिए अपनी ऊर्जा प्रसारित की। आज की लड़ाई कल की तुलना में दुगनी थी। इसके अलावा अर्जुन देव ने अपने सार का उपयोग नहीं किया। उनके शरीर पर और भी छिपी हुई चोटें थीं। उन्हें जल्द से जल्द उनसे निपटना था। हालांकि लगातार 17 उच्च तीव्रता वाले मैचों से लड़ने के लिए अपनी वाइटल क्यू का उपयोग करने के बाद अर्जुन देव ने भौतिक शरीर की खेती के तरीके की एक नई समझ प्राप्त की। यदि कुछ भी अप्रत्याशित नहीं हुआ तो फर्मामेंट बॉडी टेम्परिंग आर्ट की चौथी परत की खेती की गति निश्चित रूप से एक और परत से बढ़ जाएगी। भीड़ में से कई लोगों ने अर्जुन देव को देखा और सिर हिलाया। उन्हें अभी भी लगता था कि ऐसा करने से ज्यादा फायदा नहीं होगा। कोई आश्चर्य नहीं कि वो इतनी मेहनत करता है। हर मैच जीतना आसान नहीं होता। ये अजीब होगा अगर वो कड़ी मेहनत नहीं करता। महान किन राष्ट्र के लोग बहुत प्रतिभाशाली नहीं हैं, उनका दिमाग भी बहुत अच्छा नहीं है। यदि अंतिम समय में रटना उपयोगी है तो सामान्य रूप से कड़ी मेहनत करने का क्या मतलब है? ये सही है। एक नज़र से मैं बता सकता हूं कि वो सामान्य रूप से ज़्यादा प्रयास नहीं करता है। अन्यथा वो अभी भी लड़ाई से पहले खेती करने के बारे में क्यों सोचता है?
उन्होंने कहा, अपने प्रतिद्वंद्वी की लड़ने की शैली और तकनीक पर ध्यान देना ही उसे अब करना चाहिए। कितना मूर्खतापूर्ण है। जब उन्होंने अर्जुन देव को फिर से पालथी मारकर बैठे देखा तो उन सभी ने उनका मजाक उड़ाया। दरअसल उनके कुछ शब्दों में अर्जुन देव की लगातार जीत के लिए जलन थी। ये विशेष रूप से उन लोगों के लिए था जो अर्जुन देव से पहले लड़े थे। उन्हें लगातार जीत हासिल नहीं हुई थी। इसके अलावा उन्होंने ये नहीं सोचा था कि वे अर्जुन देव से कमजोर हैं। यहाँ तक कि अर्जुन देव भी लगातार जीत हासिल कर सकते थे, लेकिन वे नहीं कर सके। उनके दिलों में असमानता की आसानी से कल्पना की जा सकती थी। अब जब उन्होंने अर्जुन देव की अजीब हरकतों को देखा तो वे मदद नहीं कर सके, लेकिन उनका मजाक न उड़ा सके। ये विशेष रूप से प्रमोद के लिए था, जो सबसे पहले लड़ने वाले थे। पिछले मैच में उसकी लगातार जीत खत्म हो गई थी। उसका मूड खराब था, इसलिए जिसने सबसे गंदे शब्द कहे वो वही था। यहाँ तक कि इस तरह का कचरा भी लगातार जीत हासिल कर सकता है। उसकी किस्मत वास्तव में अच्छी है। शर्मिला, प्रशांत, शालिनी, मेघ और अन्य लोग जिनके अर्जुन देव के साथ अच्छे संबंध थे, उन्हें ये अजीब नहीं लगा। इसके अलावा वे जानते थे कि अर्जुन देव परवाह नहीं करेंगे, इसलिए वे लोगों के इस समूह से परेशान नहीं हो सकते थे। हालांकि रूपाली देव इसकी मदद नहीं कर पाईं। उस समय अर्जुन देव ने उन्हें लौह पदक प्राप्त करने में मदद की थी। इससे उसके बारे में उसकी धारणा में काफी सुधार हुआ था। इसके अलावा अर्जुन देव अभी भी युवा थे और उनके विचार शुद्ध थे। जब उसने देखा कि भीड़ लगातार उसका उपहास कर रही है तो वो इसे सहन नहीं कर सका। उन्होंने कहा, आप लोग लगातार जीत हासिल नहीं कर सकते, इसलिए जाकर दूसरों का मजाक उड़ाते हैं। क्या इसका कोई अर्थ है? तुम सच में बेशर्म हो। प्रमोद जोर से हंसे। हम सच बोल रहे हैं। हम उसका मजाक कैसे उड़ा रहे हैं? इसके अलावा लगातार जीत हासिल करने का क्या मतलब है? उसे बस 60 जीत हासिल करने की जरूरत है। ये सही है, उसे बस 60 जीत हासिल करने की जरूरत है। अपनी ताकत के साथ उन्हें आज पहले से ही जीतने में इतना मुश्किल समय था। क्या वो कल भी लगातार जीत हासिल कर सकता है? इसके अलावा तुम सिर्फ एक छोटी लड़की हो। हमारी आलोचना करने के लिए आपके पास क्या योग्यताएं हैं? तुम्हें कल 5 जीत भी नहीं मिली। जब लोगों के समूह ने देखा कि रूपाली ने उनके विचारों के माध्यम से देख लिया है तो उनके हाव भाव बहुत दुखी हो गए। एक एक करके उन्होंने अपने भाले उन पर तान दिए। रूपाली देव का नाजुक चेहरा गुस्से से लाल हो गया। बहुत से लोग उसके बारे में बात कर रहे थे। अगर वो चाहती भी तो जीत नहीं पाती। शर्मिला ने रूपाली देव को अपने पीछे खींच लिया और भीड़ को ठंडे भाव से देखा। उसकी आंखों की गहराइयों में एक मारने वाला इरादा इकट्ठा हो गया। उसने उदास स्वर में कहा, क्या पुरुषों के समूह द्वारा एक छोटी लड़की को धमकाने का कोई मतलब है? जब भीड़ को शर्मिला के कातिलाना इरादे का एहसास हुआ तो उन्होंने कुछ नहीं कहा। आखिरकार शर्मिला की ताकत सभी के सामने स्पष्ट थी। इसके अलावा वो पहले ही प्रसिद्ध हो गई थी। वो ग्रेट जिया नेशन की शिखर प्रतिभाओं में से एक थी। उसे नाराज करना अच्छी बात नहीं थी। मैच चलते रहे, लेकिन अब इसका अर्जुन देव से कोई लेना देना नहीं था। वो पूरी तरह से फर्मामेंट बॉडी टेम्परिंग आर्ट की खेती में डूबे हुए थे। बाहरी दुनिया का मजाक और अफवाहें अर्जुन देव के कानों में घुस गईं। उसने बस उन्हें नजरअंदाज कर दिया। वे कूदने वाले जोकरों का एक गुच्छा थे। अर्जुन देव ने आज जो समझ प्राप्त की, उन्हें जल्दी से पचा लिया और उनका उपयोग आकाश बॉडी टेम्परिंग आर्ट की चौथी परत तक पहुंचने के लिए किया। अर्जुन देव का सुधार उनकी कल्पना से कहीं ज्यादा था। वाइटल क्यू उनके पूरे शरीर में बह रही थी। उनके 301 एक्यू पॉइंट में बढ़ रही थी। उनके एक्यू पॉइंट में छिपे ब्लू ड्रैगन ने इस वाइटल क्यू को एंजॉय किया। जब भी उनकी वाइटल क्यू बढ़ती थी, अर्जुन देव ब्लू ड्रैगन के चेहरे पर लालची अभिव्यक्ति महसूस कर सकते थे। सॉन्ग क्यू की हथेली के प्रहार से ब्लू ड्रैगन मार्शल स्पिरिट के चकनाचूर होने के बाद ये उनके शरीर के एक्यू पॉइंट्स में बिखर गया। जैसे जैसे अर्जुन देव की वाइटल क्यू बढ़ती गई, उनके एक्यू पॉइंट्स में सील किया गया ब्लू ड्रैगन क्यू अपने आप खुल जाएगा। ऐसा ही एक कारण ये भी था कि अर्जुन देव अपने भौतिक शरीर की साधना करना नहीं छोड़ सके। एज्योर ड्रैगन एनर्जी की ताकत इसका सबसे अच्छा प्रमाण थी। उसके दाहिने हाथ पर एज्योर ड्रैगन टैटू सबसे अच्छा सबूत था। समय धीरे धीरे बीतता गया और आकाश धीरे धीरे अंधेरा हो गया। अर्जुन देव ने पहले से ही 14 से 16 घंटे तक खेती की थी। कुश्ती रिंग में मैच भी धीरे धीरे खत्म हो गए। पिछले दिन से लगातार जीत हासिल करने वाले 7 लोग अगले दौर में आगे बढ़े। उनकी जीत शानदार और सहज थी। ये अर्जुन देव की कठिन लड़ाइयों के बिल्कुल विपरीत था। इससे दर्शकों में भीड़ और भी अधिक आश्वस्त हो गई कि अर्जुन देव लगातार 60 जीत हासिल नहीं कर पाएंगे। लड़ाई खत्म हो चुकी थी। नियमों के अनुसार प्रतियोगी जा सकते थे। अर्जुन देव उठकर अपने आंगन में लौट आए।
रात के खाने के बाद अर्जुन देव आंगन में एक अपेक्षाकृत खुले क्षेत्र में गए और दिन के लिए अपनी युद्ध योजना के बारे में सोचने लगे। जितना अधिक वो इसके बारे में सोचता था, उतना ही उसे लगता था कि ग्रेट ड्रैगन टाइगर फिस्ट में बहुत सारी खामियां हैं, बहुत कम चालें थीं और अपराध और प्रतिरक्षा के बीच संक्रमण पर्याप्त तेज नहीं था। नतीजतन जब वे उत्कृष्ट चालों वाले मार्शल कलाकारों का सामना करते थे तो वे एक निष्क्रिय स्थिति में गिर जाते थे। ऐसा लगता है कि मुझे कल कुछ बदलाव करने हैं, अर्जुन देव ने मन ही मन सोचा। मैं पहले अपनी मुट्ठी तकनीक में कुछ सुधार करूंगा। अपने वर्तमान क्षेत्र के साथ वो अभी भी अपनी मुट्ठी तकनीक बनाने में असमर्थ था, हालांकि उनके लिए कुछ बदलाव करना कोई समस्या नहीं थी जो उनके अनुकूल हों। 2 घंटे बाद अर्जुन देव ने आखिरकार ड्रैगन टाइगर फिस्ट को संशोधित करना समाप्त कर दिया। इसके बाद उन्होंने ग्रेट ड्रैगन टाइगर फिस्ट के चौथे चरण की ओर चार्ज करना जारी रखा। उसने महसूस किया कि वो चौथे चरण की कम महारत से दूर नहीं था। उसी समय कुश्ती रिंग की ऊंची मीनार में युवराज चैतन्य के कमरे में बूढ़ों का एक समूह सूचनाओं को सारणीबद्ध करने में व्यस्त था। सिटी लॉर्ड चैतन्य, हमने पहले ही आज के लिए दावों को सारणीबद्ध कर लिया है। डेविड फर्नांडिस और आपके द्वारा उल्लिखित अन्य 5 लोगों ने पहले ही 5 मिलियन से अधिक मीडियल ग्रेड स्पिरिट स्टोन्स का दाव लगा लिया है। उन्हें कल 10 मिलियन तोड़ने में कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। सूचनाओं का ढेर पकड़े हुए एक बूढ़े व्यक्ति ने ध्यान से कहा। युवराज चैतन्य पूरे दिन बुरे मूड में थे। जब उसने सारणीकरण सुना तो उसकी अभिव्यक्ति थोड़ी गर्म हो गई। वो मुस्कुराया और कहा, जैसा कि अपेक्षित था, परसों दाव लगाने का आखिरी दिन है। इस स्थिति में हम ये खबर जारी करेंगे कि हम कल प्राचीन उजाड़ टावर के उम्मीदवार हैं। दाव के लिए 50 मिलियन मीडियल ग्रेड स्पिरिट स्टोन्स को तोड़ना असंभव नहीं है। ऊंची टावर के कमरे में बहुत बड़ा था। मजबूत आभा वाले 7 किसान पश्चिम की ओर एक कोने में बैठे थे, अपनी आंखें बंद करके आराम कर रहे थे। 7 में से कुछ के बाल और भौहें सफेद थीं। ये अज्ञात था कि वो कितने समय तक जीवित थे। दूसरों के चेहरे पर हत्या का इरादा लिखा हुआ था। यहां तक कि उनकी आंखें बंद होने के बावजूद कोई भी एक भयानक हत्या के इरादे को महसूस कर सकता था। कुछ के शरीर के चारों ओर बिजली की धाराएं टिमटिमा रही थीं। छोटे बवंडर या कहीं से भी आग की लपटें दिखाई दे रही थीं। जाहिर है इन लोगों ने अपने अपने क्षेत्रों को हद तक समझ लिया था। यहां तक कि उनकी आंखें बंद होने के बावजूद वो अभी भी इसे महसूस किए बिना ऊर्जा का उत्सर्जन कर सकते हैं। जब उन्होंने सुना कि इस बार के दाव 50 मिलियन मीडियल ग्रेड स्पिरिट स्टोन्स को तोड़ सकते हैं तो 7 के चेहरे पर खुशी चमक उठी। सिटी लॉर्ड, हमें अर्जुन देव नामक उस लड़के के बारे में क्या करना चाहिए? क्या हमें 7 मेहमान बुजुर्गों को बाहर आने के लिए आमंत्रित करना चाहिए? उनमें से कोई भी उसे आसानी से कुचल सकता है। युवराज चैतन्य ने कोने में मौजूद 7 लोगों की ओर देखा और सिर हिलाया। नहीं, प्रत्येक व्यक्ति केवल 2 बार लड़ सकता है। ये केवल तीसरा दिन है, ये बहुत अधिक बर्बादी है। बूढ़े ने आगे कहा, तो इस मामले में क्या हमें सर्वेश को बाहर आने के लिए आमंत्रित करना चाहिए और उसे एक पल में अर्जुन देव को अपंग बना देना चाहिए? उसके पास हार मान लेने का भी समय नहीं होगा। युवराज चैतन्य ने सिर हिलाते हुए कहा, यह तो और भी असंभव है। सर्वेश प्राचीन उजाड़ टावर का खजाना है। अगर किसी ने वास्तव में लगातार 60 से अधिक जीत हासिल की तो क्या आप चाहते हैं कि मैं दिवालिया हो जाऊं? कोई बात नहीं, इस मामले की चिंता मत करो। मैं पहले आज रात उजाड़ शहर की यात्रा करूंगा। कुश्ती के तीसरे दिन की सुबह अर्जुन देव अपने बिस्तर पर बैठ गए और अचानक अपनी आंखें खोल लीं। उनके बाएं हाथ और कलाई पर एक्यूपॉइंट अचानक फट गए। ड्रैगन क्यू के 2 धागे उड़कर अर्जुन देव के बाएं हाथ में भर गए। बैंग! अर्जुन देव ने अपने बाएं हाथ को मुट्ठी में बांधा और हवा में मुक्का मारा। उसकी वाइटल क्यू बाहर निकली और अचानक फट गई। हवा में लहरें दिखाई दीं। जैसे ही लहरें फैलीं, पूरा कमरा हल्का सा कांपने लगा। अर्जुन देव ने अपनी लगातार जीत के बाद खुशी के भाव व्यक्त किए। वो अपने बिस्तर से खड़ा हो गया और मुस्कुराया कि मैं आखिरकार फर्मांटे बॉडी टेम्परिंग आर्ट की चौथी लेयर में स्मॉल परफेक्शन में पहुंच गया हूं। अप्रत्याशित रूप से मेरी वाइटल क्यू में 10,000 किलोग्राम बल की वृद्धि हुई और मैं 2 एक्यूपॉइंट खोलने में सफल रहा। यदि चौथी लेयर कंजम्पशन तक पहुंच जाती है तो उसकी ताकत को 50,000 किलोग्राम बल से बढ़ाना संभव हो जाएगा। हेवन रैंक बॉडी टेम्परिंग कल्टीवेशन तकनीक के प्रभाव वास्तव में असाधारण थे। अभी अर्जुन देव की वाइटल क्यू पहले से ही बहुत विशाल थी। 5,000 किलोग्राम बल की प्रत्येक वृद्धि अतुलनीय रूप से कठिन थी। उस समय रुद्र भाटी दशकों से इस स्तर पर फंसे हुए थे। अर्जुन देव बहुत भाग्यशाली थे कि उन्होंने इस बाधा तक पहुंचने के ठीक बाद स्वर्ग रैंक बॉडी टेम्परिंग कला प्राप्त की। आकाश पहले से ही उज्ज्वल था। अर्जुन देव कुश्ती रिंग की ओर बढ़े और दर्शक स्टैंड में प्रवेश किया।
जब भूरे रंग के वस्त्र पहने बूढ़े व्यक्ति ने अर्जुन देव को पाया तो उसने तुरंत कहा, अर्जुन देव, अपना लौह मतक बदल दो, इसे 125 नंबर में बदल दिया गया है। नंबर 125 लड़ने वाले आखिरी व्यक्ति थे। अर्जुन देव ने कोई सवाल नहीं पूछा और तुरंत अपना लौह मतक सौंप दिया। जब भूरे रंग के वस्त्र पहने बूढ़े व्यक्ति ने अर्जुन देव के शांत भाव को देखा कि परिवर्तन को स्वीकार करते हुए और बिना कुछ कहे तुरंत चले जाने पर, तो उन्हें किसी कारण से अपने दिल में दबाव महसूस हुआ। ये आदमी इतना शांत है कि डरावना है। अर्जुन देव के लिए 15 और 125 नंबर में कोई अंतर नहीं था। जहां तक क्या योजनाएं थीं, भूरे रंग के वस्त्र पहने बूढ़े व्यक्ति को परवाह नहीं थी। इस कुश्ती रिंग में दूसरे पक्ष का अंतिम कहना था। अर्जुन देव को इस छोटी सी बात पर बहस करने का कोई मौका नहीं मिला। अपने ही कोने पर पहुंचने के बाद अर्जुन देव ने दूसरों की निगाहों को नजरअंदाज किया। उन्होंने पालथी मारकर बैठना जारी रखा और फरमांटे बॉडी टेम्परिंग आर्ट की चौथी लेयर को विकसित करने की पूरी कोशिश की। ये आदमी फिर से अंतिम मिनट का प्रयास करने की कोशिश कर रहा है। कितना मूर्खतापूर्ण है। अर्जुन देव के हिलते हुए अन्य लोग ठंड से देख रहे थे। कुछ तानों के बाद उन्होंने उसे नजरअंदाज कर दिया। तथ्यों ने पहले ही साबित कर दिया था कि युद्ध में फर्मामेंट बॉडी टेम्परिंग आर्ट की चौथी परत को समझना बहुत मददगार था। इसलिए अर्जुन देव को दूसरों की निगाहों की परवाह करने की आवश्यकता नहीं थी। मैच शुरू हो गए। इस दिन के मैच पिछले 2 दिनों की तुलना में और भी अधिक तीव्र थे। पहले 10 लोगों ने अपनी जीत का आधा भी हासिल नहीं किया। 18 मैचों के बाद प्रमोद भी केवल 9 जीत हासिल करने में सफल रहे। ये आश्चर्य की बात नहीं थी। आखिरकार उन्होंने लगातार इतने मैच लड़े थे। दर्शक स्टैंड में लोग पहले से ही अपनी मार्शल तकनीकों की अनूठी विशेषताओं से परिचित थे। अगर वे अर्जुन देव की तरह नहीं होते तो दूसरे दिन के मैच अविश्वसनीय रूप से कठिन होते। उनके लिए हारना उचित था। अजीब बात है, वे पहले ही इतने सारे नंबर बदल चुके हैं। वो अर्जुन देव अभी तक क्यों नहीं जा रहे हैं? आप उसकी परवाह क्यों करते हैं? हो सकता है कि उन्होंने अपना नंबर बदल दिया हो। आपने उस पर दांव भी नहीं लगाया। देखो, डेविड फर्नांडिस आ रहे हैं। ये सही है। मैं डेविड फर्नांडिस पर 5000 औसत दर्जे का ग्रेट स्पिरिट स्टोन्स दांव पर लगाता हूं। मैं शर्त लगाता हूं कि वो लगातार 50 मैच जीत सकता है। हा, तुम बहुत डरपोक हो। मैं 10,000 मीडियल ग्रेट स्पिरिट स्टोन्स की शर्त लगाता हूं कि वो लगातार 60 मैच जीत सकता है। भुगतान आपका 2 गुना है। हा, तुम बहुत डरपोक हो। मैं 10,000 मीडियल ग्रेट स्पिरिट स्टोन्स की शर्त लगाता हूं कि वो लगातार 60 मैच जीत सकता है। भुगतान आपका 2 गुना है। कुछ दर्शकों को लगा कि ये अजीब है कि अर्जुन देव ऊपर क्यों नहीं गए। हालांकि इससे ज्यादा हंगामा नहीं हुआ। जब लोकप्रिय डेविड फर्नांडिस ने कहा तो अर्जुन देव के बारे में सभी सवाल भूल गए। डोंग डोंग डोंग। जब डेविड फर्नांडिस ने अखाड़े में प्रवेश किया तो उन्होंने भीड़ के माहौल को महसूस किया। आसपास के ड्रम अचानक फट गए। 28 मैचों में डेविड फर्नांडिस ने 50 चालों के भीतर अपने विरोधियों से निपटा। उसने 1 किलोमीटर दूर से लोगों को मारने के लिए हेवनली गेट डिफेंसिव स्वॉर्ड तकनीक का इस्तेमाल किया। डेविड फर्नांडिस ने बिना किसी चोट के आसानी से जीत हासिल की। वो बहुत लोकप्रिय थे। वे सट्टेबाजी सूची में सबसे लोकप्रिय उम्मीदवार भी थे। मैं ग्रेट चू नेशन के स्वर्गीय तलवार गेट का डेविड फर्नांडिस हूं। कृपया मुझे अपना मार्गदर्शन दें। सफेद वस्त्र पहने डेविड फर्नांडिस ने तलवार पकड़ी और अपने हाथों को जोड़ा। डेविड फर्नांडिस के बोलने के ठीक बाद कोई तुरंत उन्हें चुनौती देने के लिए नीचे आया। अब जबकि डेविड फर्नांडिस ने लगातार 28 मैच जीते हैं तो उन्हें हराने का इनाम कुछ सामान्य विशेषज्ञों को लुभाने के लिए पर्याप्त होगा। अभिजीत, अपराध के लिए खेद है। जो व्यक्ति आया वो भी तलवारबाज था। बोलने के तुरंत बाद उसने हमला करने की पहल की। वो जल्दी से डेविड फर्नांडिस पर टूट पड़ा। स्वर्गीय तलवार तकनीक के साथ एक बार अभिजीत ने उनके बीच कुछ दूरी बना ली तो वो हार नहीं पाएगा। उसके पास तभी मौका होगा जब वो करीब आएगा। डेविड फर्नांडिस ने जमीन से धक्का दिया। अभिजीत की उम्मीदों के विपरीत वो भी उस पर टूट पड़ा। तलवार का एक बढ़ता हुआ इरादा बाहर निकला। उसकी तलवार खींचने से पहले एक तेज रोशनी पहले ही दिखाई दे चुकी थी। श्यों। डेविड फर्नांडिस ने 2 उंगलियों को तलवार के रूप में इस्तेमाल किया और उन्हें आगे की ओर इशारा किया। 18 ब्लेड जैसी तलवार क्यू उनके पीछे दिखाई दी। विंग विंग। तलवार क्यू हवा में ऐसे गूंज रही थीं जैसे वे असली हथियार हों। उन्होंने नरसंहार की एक तेज स्थिति को लिया और 18 तेज हवाओं को लात मारते हुए अभिजीत पर उड़ पड़े। डिंग डैंग डिंग डैंग। अभिजीत के हाव भाव पीछे हटते हुए थोड़े बदल गए। हथियार तलवार क्यू से टकराए जिससे धातु की गड़गड़ाहट और अनगिनत चिंगारियां निकली। क्यू को तलवार के रूप में उपयोग करना। दर्शक में एक विशेषज्ञ सदमे में खड़ा था। क्यू को तलवार के रूप में उपयोग करना स्वर्गीय तलवार तकनीक में एक अत्यंत गहन तकनीक थी। इसने हवा को एक तेज तलवार में बदल दिया और इसे इच्छा अनुसार इस्तेमाल किया जा सकता था। अफवाह ये थी कि महान पूर्णता तक पहुंचने के बाद एक तलवार ऋषि हवा से हजारों क्यू तलवारें बना सकता है।
क्यों तलवारें बहुत ठोस थीं, जिनमें कृषि की इच्छा थी। 10,000 तलवारों से चाहे कोई कितना भी मजबूत क्यों न हो, वे छेदों से छलनी हो जाएंगे। डेविड फर्नांडिस के नियंत्रण में 18 क्यू तलवारें चारों ओर नाचतीं और तलवारों का तूफान खड़ा कर दिया, जिससे अभिजीत को लगातार पीछे हटने के लिए मजबूर करना पड़ा। प सी क्यू तलवारें आश्चर्यजनक रूप से तेज थीं और उनमें से कई थीं। अभिजीत केवल अपने महत्वपूर्ण बिंदुओं की रक्षा करने के लिए अपना सर्वश्रेष्ठ प्रयास कर सकता था। उसके शरीर के अन्य भागों से तलवारें घायल हो गई थीं, जिससे बहुत खून बह रहा था। एकीकरण। डेविड फर्नांडिस चिल्लाया और उसकी आभा अचानक इकट्ठी हो गई। 18 क्यू तलवारें विलीन हो गईं और हवा में एक वास्तविक तलवार बन गईं। तलवार पर लाल रंग की रोशनी फैल गई। ये डेविड फर्नांडिस की नरसंहार की मजबूत स्थिति थी। उसने जल्दी से अपने दाहिने हाथ से हाथ की मुद्रा बनाई। लाल रंग की तलवार प्रकाश की किरण की तरह चली और चमक उठी। अभिजीत के सीने में खून से सना छेद दिखाई दिया। उसने खून की उल्टी की और गिर पड़ा। बूम बूम बूम। डेविड फर्नांडिस ने अभिजीत को आसानी से हराया। क्यू को तलवार के रूप में उपयोग कर अपने प्रतिद्वंदी को एक बार में खत्म कर दिया। इतनी ताकत के कारण भीड़ में हंगामा हो गया। हार हार हार। रक्षात्मक तलवार तकनीक ने तलवार को नियंत्रित करने के लिए क्यू का उपयोग किया। इसे बारी बारी से या एक समय में एग्जीक्यूट किया जा सकता है। डेविड फर्नांडिस की आभा गोल्डन कॉल्डन ड्रम के साथ आसमान में उड़ गई। उन्होंने लगातार 18 जीत हासिल की। पहले 2 दिनों की जीत सहित डेविड फर्नांडिस ने लगातार 46 जीत हासिल की। वो रेसलिंग सिटी के इतिहास में सर्वोच्च रिकॉर्ड बनाने से केवल 14 और जीत दूर थे। उसके बाद और अधिक प्रतियोगी ऊपर गए। हालांकि डेविड फर्नांडिस ने उन्हें दबा दिया। वे भीड़ की रुचि को आकर्षित नहीं कर सके। प्रशांत के ऊपर जाने के बाद ही माहौल फिर से जीवंत हो गया। प्रशांत ने भीड़ को निराश नहीं किया। हालांकि उनके लिए ये डेविड फर्नांडिस जितना आसान नहीं था, जिन्होंने प्रत्येक मैच में केवल 50 मूव्स का इस्तेमाल किया। प्रशांत ने शुरू से अंत तक बहुत ही स्थिर प्रदर्शन किया। उन्होंने अंतिम जीत हासिल की और लगातार 46 जीत हासिल करने वाले दूसरे प्रतियोगी बन गए। हालांकि होली फायर मैनर के अगले कंटेस्टेंट अमित उतने लकी नहीं थे। किसी ने उनकी कमजोरी पाई और उनकी जीत की लकीर को समाप्त कर दिया। ये अफसोस की बात थी। शर्मिला भी एक बेहद मजबूत ब्लेड्समैन से टकरा गईं। उन दोनों ने सैकड़ों राउंड तक गहन लड़ाई लड़ी। वे समान रूप से मेल खाते थे। अंत में वे केवल ड्रॉ में ही समाप्त हो सके। नियमों के अनुसार उनकी जीत की सिलसिला भी समाप्त हो गया। युवराज चैतन्य यात्रा से घिरे हुए दिखाई दिए। उसने जल्दी से कहा, क्या हमें देर हो गई? क्या वो बच्चा अभी तक ऊपर चला गया है? किसी ने तुरंत जवाब दिया, बहुत देर नहीं हुई। जैसा कि निर्देशित किया गया था, उन्हें अंत तक ले जाया गया। उजाड़ शहर लॉन्गयांग द्वीप से बहुत दूर था। युवराज चैतन्य की ताकत के साथ उन्हें आगे पीछे जाने के लिए किसी को खोजने की आवश्यकता होगी। एक रात पर्याप्त नहीं होगी। इसलिए वो केवल इस योजना के साथ आ सकता था और अर्जुन देव के आदेश को अंतिम तक ले जा सकता था। युवराज चैतन्य ने कहा, क्या इस बच्चे ने पूछा क्यों? नहीं, ये बहुत शांतिपूर्ण था। युवराज चैतन्य ने धीरे से हंसते हुए कहा, यह बच्चा काफी चतुर है। वो जानता है कि यहां प्रभारी कौन है। सिटी लॉर्ड, क्या इस बार कोई समस्या नहीं है? बूढ़े ने दिलचस्पी से पूछा। कोई ऐसा व्यक्ति जो युवराज चैतन्य को व्यक्तिगत रूप से उजाड़ शहर में देखने के लिए मजबूर कर सकता था, निश्चित रूप से आसान नहीं था। युवराज चैतन्य ने धीरे से सिर हिलाया और ठंडे स्वर में कहा, 40,000 मीडियल ग्रेड स्पिरिट स्टोन्स डिजोलिट सिटी में कुश्ती रिंग से किसी को उधार लेने के लिए। उसका एक चोटी पृथ्वी रैंक मुट्ठी तकनीक की खेती करता है। उसका शारीरिक शरीर और गति बहुत अच्छी है। मैं उसके साथ खेलने के लिए परेशान नहीं हो सकता। आइए उसे एक मैच में अपंग कर दें। युवराज चैतन्य ने लापरवाही से कहा। डूबता सूरज आग की तरह था जो आकाश में बादलों को रोशन कर रहा था। कुश्ती रिंग में मैच धीरे धीरे खत्म हो रहे थे। भूरे वस्त्र पहने बूढ़े ने अर्जुन देव की ओर देखा जो कोने में था और कहा, नंबर 125, अब आपकी बारी है। अर्जुन देव ने अपनी आंखें खोलीं और उदासीनता से बूढ़े व्यक्ति की ओर देखा। फिर वो धीरे धीरे कुश्ती की रिंग में चला गया। जब भूरे वस्त्र पहने बूढ़े ने अर्जुन देव के हाव भाव को देखा तो वो चकित रह गया। ऐसा क्यों लगता है कि हर बार जब ये बच्चा ध्यान करता है तो इसकी ताकत में थोड़ा सुधार होता है? इसके अलावा अर्जुन देव स्पष्ट रूप से केवल एक अवर ग्रेड मार्शल किंग है। फिर भी भूरे वस्त्र पहने बूढ़े को वो उसे समझ नहीं सका।
वो उसे समझ नहीं सका। मैं महान किन राष्ट्र का अर्जुन देव हूं, कृपया मुझे मार्गदर्शन दें। अर्जुन देव की आवाज, जो न तो नरम थी और न ही तेज थी, कुश्ती की रिंग में गूंज उठी। इसने तुरंत हंगामा मचा दिया। मैं इस बच्चे के बारे में लगभग भूल ही गया था। मुझे लगा कि वो प्रतियोगिता से हट गया है और जाने वाला है। वास्तव में चाहे कुछ भी हो, अब वो लगातार जीत वाले 5 लोगों में से एक है। मुझे आश्चर्य है कि क्या वो इसे बनाए रख सकता है। हा, मुझे भी जानना चाहूंगा। ये आदमी हमेशा ऐसा लगता है कि वो अपनी पूरी शक्ति का उपयोग कर रहा है, हालांकि अंत में वो आगे बढ़ने में सक्षम है। ये वास्तव में अथाह है। जैसे ही कुश्ती रिंग समाप्त हुई, कई दर्शकों के मन में पीछे हटने के विचार पहले से ही आ रहे थे। जब उन्होंने अर्जुन देव को देखा तो वे और अधिक रुचि लेने लगे। बैंग, काले वस्त्र पहने एक किसान दर्शक दीर्घा से बाहर निकला। उनके उतरने के बाद उनकी तेज आभा ने तुरंत कुश्ती रिंग में एक बवंडर पैदा कर दिया, जिससे अर्जुन देव के बाल फड़फड़ाने लगे। मैं उजाड़ शहर का जुबैर हूं। मैं आपसे सलाह लेने के लिए यहां आया हूं। जुबैर ने धातु के चमकीले दस्ताने की एक जोड़ी निकाली और धीरे धीरे उन्हें पहन लिया। उनकी आंखें चील की तरह तेज थीं जब वो अर्जुन देव को ठंड से देख रहे थे। अप्रत्याशित रूप से जुबैर उजाड़ शहर का एक किसान था। इसके अलावा वो एक बॉक्सिंग मास्टर थे जो अर्जुन देव से निपटने में माहिर थे। अचानक अर्जुन देव को समझ में आ गया कि उन्होंने अपना लौह मेडल बदलकर नंबर 125 क्यों कर दिया। इस युवराज चैतन्य ने वास्तव में बहुत प्रयास किया। अर्जुन देव ने अपना सिर उठाया और दूर से एक ऊंचे टावर को देखा। वहां से एक जोड़ी आंखें उसे ठंड से देख रही थीं। हर बार जब वो प्रकट होता था, वो इसे स्पष्ट रूप से महसूस कर सकता था। युवराज चैतन्य ने जब ऊंचे टावर में अर्जुन देव की निगाह को देखा तो उसे एक अजीब सी ठंडक महसूस हुई। उसने अपना सिर हिलाया और इस ठंडक को दूर कर दिया। युवराज चैतन्य ने ठंडे स्वर में मुस्कुराते हुए कहा, आप कितना भी संघर्ष कर लें, इस बार आपके पास मौका नहीं होगा। ये एक बॉक्सिंग मास्टर है जो आपसे निपटने में माहिर है। आपके पास मुक्कों और किक्स के मामले में कोई मौका नहीं है। बूम! एक विस्फोट हुआ और हवा में तेज हवा चली। जुबैर ने पहले ही अपने दस्ताने पहन लिए थे और अर्जुन देव पर मुक्का मार रहे थे। इस मुक्के को देखते ही अर्जुन देव के पैर जमीन से मजबूती से चिपके हुए थे। फिर उन्होंने मुक्के से मिलने के लिए अपनी दाहिनी मुट्ठी का उपयोग किया, जो काले दस्ताने से ढकी हुई थी। बैंग! जब दोनों मुट्ठियां मिलीं तो जोर जोर से झटके महसूस हुए। ऐसा लग रहा था कि हवा एक पल के लिए बहना बंद हो गई थी। अगले ही पल में इसमें विस्फोट हो गया। उन दोनों के चारों ओर जमीन पर अनगिनत मकड़ी जैसी दरारें दिखाई दी। चट्टान के टुकड़े विस्फोट करने से पहले हवा में तैरते थे। एक तेज हवा चली और धूल को लात मारी, जिससे दोनों की आकृतियां ढक गईं। भीड़ की दृष्टि तुरंत प्रभावित हुई। बूम बूम बूम! अचानक जुबैर 3 बार चिल्लाया और मुक्का मारा। ऊर्जा की 3 तरंगें निकलीं। प्रत्येक लहर पहले की तुलना में अधिक मजबूत थी। दोनों, जो मूल रूप से समान रूप से मेल खाते थे, ने तुरंत अपना संतुलन खो दिया। ऊर्जा के इस अचानक विस्फोट ने अर्जुन देव को 3 कदम पीछे हटने के लिए मजबूर कर दिया। उसके शरीर में की और खून मदद नहीं कर सकता था, लेकिन बढ़ रहा था। अंत में ऊर्जा की 3 तरंगें एक साथ विलीन हो गईं और भी मजबूत बल के साथ विस्फोट हो गई। जुबैर का शरीर जमीन से बाहर निकल गया। ये क्रूर और निडर मुक्का एक बाज की तरह था जो अपने शिकार का शिकार कर रहा था। ये अर्जुन देव का बारीकी से पीछा करता था, जिसकी की और खून बढ़ रहा था। जुबैर की निगाहें ठंडी और शांत थीं। कोई उतार चढ़ाव नहीं था। उनकी नजर में अर्जुन देव सिर्फ शिकार थे। जुबैर का एक ही लक्ष्य था, अर्जुन देव को घायल और अपंग करना, उन्हें हार मानने का मौका नहीं देना। हड़बड़ी में अर्जुन देव केवल अपने सार और वाइटल की को मिला सके। उन्होंने अपना दाहिना हाथ मुट्ठी में जकड़ा और फिर से मुक्का मारा। बैंग! जमीन पर अनगिनत लंबी घाटियां दिखाई दीं। 2 मुट्ठियों की टक्कर से ऊर्जा ने और भी मजबूत तूफान को जन्म दिया। हर जगह रेत और चट्टानें उड़ गईं और तेज हवा चलने लगी। अर्जुन देव फिर पीछे हटे। इस बार वो स्थिर रूप से खड़े होने से पहले 10 कदम से अधिक पीछे हटे। उसके होठों के किनारे से खून बह निकला। हालांकि जुबैर की मुट्ठी की ताकत अर्जुन देव की तरह मजबूत नहीं थी, लेकिन ऊर्जा की 3 परतों को ढेर करके और इस तकनीक का उपयोग करके अर्जुन देव अपने सार और महत्वपूर्ण की के साथ आमने सामने नहीं टकरा सके। बैंग बैंग बैंग!
जब जुबेर ने बढ़त हासिल की तो उसने कोई दया नहीं दिखाई। वो जल्दी से आगे बढ़ा और अपनी मुट्ठी से सैकड़ों मुट्ठी की तस्वीरें भेजी। अर्जुन देव पर लगातार हमला किया। जुबेर ने लड़ाई की लय को नियंत्रित किया। अर्जुन देव केवल उनके हमलों का अनुसरण कर सकते थे। हालांकि जुबेर के हाथों में दस्ताने एक गुप्त तखारा लगते थे। उनके आक्रमण की गति अर्जुन देव से भी तेज थी। अर्जुन देव पूरी तरह से नुकसान में थे। कुछ 100 चालें आदान प्रदान करने के बाद जुबेर की मुट्ठी की आधी हवाएं उस पर गिरी, जिससे उसे पीछे हटने पर मजबूर होना पड़ा। मजबूत विस्फोटक शक्ति, शानदार तकनीक, बिजली की तेज हमले की गति और एक अविश्वसनीय रूप से शांत मानसिक स्थिति। मुट्ठी मुक्की की बात करें तो जुबेर ने अर्जुन देव को पूरी तरह से दबा दिया। रोचक, ऐसा लगता है कि जब तक मैं मर नहीं जाता तब तक वो संतुष्ट नहीं होता। जुबेर ने अपनी पूरी ताकत का उपयोग हर चाल में किया। ये स्पष्ट था कि वो तब तक नहीं रुकेंगे जब तक कि वो अर्जुन देव को अपंग नहीं कर देते। अगर उन्होंने कोई गलती की तो वो इस झटके से उभर नहीं पाएंगे। वो लगातार अनगिनत बार हारेंगे। अर्जुन देव मन ही मन ठंडे स्वर में मुस्कुराया। दुर्भाग्य से मैं कभी भी मुट्ठी मास्टर नहीं था। मुझसे निपटने के लिए मुट्ठी मास्टर का उपयोग करना, क्या ये मजाक नहीं है? रोमिंग ड्रैगन के 9 परिवर्तन, विभाजन। काफी देर तक पीछे हटने के बाद अर्जुन देव की आकृति अचानक टिमटिमाई और वो 9 क्लोन में बट गया। ये क्लोन 9 अलग अलग दिशाओं में चले गए और जल्दी से जुबेर के हमलों से बच गए। 9 क्लोन बिल्कुल एक जैसे दिखते थे। धूल और अराजक हवाओं के बीच ये बताना मुश्किल था कि कौन सा असली था। जुबेर ने मजाक उड़ाते हुए कहा, क्लोनिंग तकनीक अपरंपरागत है। पूर्ण शक्ति और गति से पहले वे बेकार है। आप एक मुट्ठी मास्टर है, ये क्यों सीख रहे हैं? मेरे लिए तोड़ो। अर्जुन देव ने शांति से कहा, निरपेक्ष गति, क्या आपके पास ये है? ब्लड फ्लेम शूज सीक्रेट तकनीक एक्टिवेट। अर्जुन देव चिल्लाया और उनके जूतों पर काले पंखों वाले ब्लड फ्लेम ईगल पैटर्न अचानक जल उठे। अचानक अर्जुन देव की गति ध्वनि की गति से 4 गुना बढ़ गई। का जैसे ही 9 क्लोन विलीन हुए, अर्जुन देव के हाथ में एक कृपाण दिखाई दी। कृपाण की धार तेज थी और इसने ठंडी रोशनी दी। उसने जल्दी से कृपाण को खींचने को अंजाम दिया। धूल से भरी हवा में बिजली का एक चमकदार बोल्ट चमका। अर्जुन देव अपनी कृपाण से जुबेर को आधा करना चाहते थे। जुबेर के पहले से आराम से भरे चेहरे पर एक भयानक अभिव्यक्ति प्रकट हुई। लानत है, युवराज चैतन्य ने मुझे ये क्यों नहीं बताया कि ये आदमी ब्लेड्समैन है? अर्जुन देव का मुक्का बेहद तेज था। मूल रूप से उनका इरादा अर्जुन देव के सभी क्लोन को एक ही बार में तोड़ देना था, लेकिन उन्हें उम्मीद नहीं थी कि अर्जुन देव ने उन्हें भ्रमित करने के लिए अपने क्लोन का उपयोग करने के बारे में सोचा भी नहीं था। अर्जुन देव ने जुबेर के हमले से भिड़ने के लिए और भी तेज गति का उपयोग किया। इसके अलावा ये एक मुट्ठी तकनीक नहीं थी, बल्कि चौंकाने वाली आभा वाली एक कृपाण तकनीक थी। अगर जुबेर पीछे हटना चाहता तो उसे ऐसा करने का अवसर भी नहीं मिला। उसके प्रतिद्वंद्वी की विस्फोटक गति ध्वनि की गति से 4 गुना अधिक हो गई थी। ये ऐसी चीज नहीं थी जिसे जुबेर चकमा दे सकता था। वो केवल महत्वपूर्ण क्षेत्रों में हिट होने से बचने से अपना सर्वश्रेष्ठ प्रयास कर सकता था। एक बेहद दर्दनाक चीख खून की बौछार के साथ गूंजी। अर्जुन देव की कृपाण के प्रहार से जुबेर का एक हाथ कट गया। जुबेर जमीन पर लेटा हुआ था, उसका बायां हाथ उसके घाव को ढक रहा था। वो कांप उठा और बोला, कितना घिनौना है, आप वास्तव में एक मुट्ठी मास्टर नहीं है। जब मुट्ठी मास्टर से लड़ते थे, जब मुट्ठी मास्टर ब्लेड्समैन से लड़ते थे, तो उन सभी की अलग अलग रणनीतियां थीं। इसके अलावा वे रणनीतियों के 2 पूरी तरह से अलग सेट थे। जुबेर ने एक ब्लेड्समैन के खिलाफ एक मुट्ठी मास्टर से लड़ने की रणनीति का उपयोग किया था। उसके लिए यह मुश्किल होगा कि वो त्रासदी न सहे। अर्जुन देव मन ही मन मंद स्वर में मुस्कुराया, दुर्भाग्य से मैं कभी भी मुट्ठी मास्टर नहीं था। मुझसे निपटने के लिए मुट्ठी मास्टर का उपयोग करना, क्या यह मजाक नहीं है? ऊपर ऊंचाई पर युवराज चैतन्य और उसके बगल में बैठे बूढ़े व्यक्ति ने धूल से भरी कुश्ती की रिंग से दिल दहला देने वाली चीख सुनी। वे दोनों मुस्कुराने से नहीं रोक सके। बूढ़े ने जल्दी से कहा, बधाई हो सिटी लॉर्ड, आपने आखिरकार इस बटुए से निपट लिया। उस ध्वनि के आधार पर उसने कम से कम एक हाथ खो दिया होगा। युवराज चैतन्य के हाव भाव रिलैक्स्ड थे। वो मुस्कुराया और कहा, स्वाभाविक रूप से मैंने जिस व्यक्ति को ढूंढा वो उस रुद्र भाटी से अधिक विश्वसनीय है। 40,000 मीडियल ग्रेड स्पिरिट स्टोन्स व्यर्थ में नहीं खर्च किए गए। ये जानकर युवराज चैतन्य अच्छे मूड में हैं। बूढ़े ने चापलूसी करते हुए कहा, सिटी लॉर्ड की आंखें स्वाभाविक रूप से दूरदर्शी हैं, जो 1000 किलोमीटर दूर देख सकती हैं।
जब आप अपना कदम उठाते हैं तो आप सिर पर कील ठोकते हैं, जिससे भविष्य की कोई समस्या दूर हो जाती है। हा हा हा, आप वास्तव में बात करना जानते हैं, लेकिन मुझे ये पसंद है। हा हा हा, आइए चलते हैं और सट्टे की जानकारी पर नजर डालते हैं। युवराज चैतन्य जोर से हंसते हैं। बस इसी समय कुश्ती के रिंग में धूल धीरे धीरे जम गई। वे दोनों रुक गए और अर्जुन देव की दयनीय स्थिति को देखने की तैयारी कर रहे थे। हालांकि कुश्ती के रिंग में स्थिति उनकी उम्मीदों से परे थी। जुबेर की एक बांह टूट गई थी और वो दर्द से जमीन पर लेटा हुआ था। हर कहानी एक अंत तक पहुंचती है, लेकिन कुछ कहानियां दिल में बस जाती हैं। अगर दिव्य तपस्या अर्जुन देव की कहानी का ये भाग आपके दिल को छू गया हो तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल मुकुल द स्टोरी टेलर को सब्सक्राइब करें ताकि अगला भाग सबसे पहले आप तक पहुंचे। और हाँ, कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आपको इस कहानी का ये हिस्सा कैसा लगा। आपका एक शब्द हमारे लिए नई कहानी की प्रेरणा बन जाता है।